अगर क्लियर आ रही है तो प्लीज यस लिखिएगा या थम्स अप ऐसे करके मेरे को बताइए। आ रही है? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्योंकि देखिए आवाज का आना ज्यादा जरूरी है। थैंक यू मंजीत जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत नमस्कार आप सबको। स्वागत है आप लोगों का, अभिनंदन है कि आप लोग डेली आते हैं और डेली आके हम लोगों को अ, अभी भी किसी कुछ लोगों को लगता है आवाज आ नहीं रही है, तो अगर नहीं आ रही तो प्लीज सॉरी आप लोग अपना इंटरनेट कनेक्शन जरा देखिएगा, चेक करिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि डेली प्रोडक्ट्स की जानकारी और साथ ही साथ प्रोडक्ट के साथ हम लोग कैसे इसको आगे बढ़ेंगे, क्योंकि देखिए न्यूट्रिशनिकल बेस्ड प्रोडक्ट कंपनी है। तो आज अभी तो जैसे आप लोग देख रहे हैं कि पिछले मैं जब अभी 13 तारीख को भी जब हमारी मीटिंग हुई थी डॉक्टर साहब के साथ, तो डिजीज एंड डिसऑर्डर के ऊपर बात चल रही है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कई मैंने फार्मास्यूटिकल कंपनीज में मेरे कई फ्रेंड्स काम करते हैं, अच्छी अच्छी कंपनी में काम करते हैं वो लोग। तो वो लोग इसी विषय पे काफ़ी हम लोग की चर्चा होती है, वो लोग बताते रहते हैं कि रंजीत ऐसा-ऐसा होता है और ये होता है, तुम्हारी कंपनी में कैसे क्या चल रहा है? तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा कि देखिए हम लोग की में भी हम लोग इस चीज़ को बड़ा गहन अध्ययन कर रहे हैं और सीरियसली इस चीज़ को देख रहे हैं कि डिज़ीज़ एंड डिसऑर्डर के ऊपर क्या किया जा सके और हमारे पास इसका क्या तोड़ है। क्योंकि हर कंपनी अब प्रोडक्ट वैसा तैयार कर रही है कि लोगों को असर हो। क्योंकि आपको भी पता है कि किसी ने लिखा है हेलो आई एम न्यू ईयर आई एम नॉट एबल टू हियर वॉइस हाउ कैन आई कनेक्ट ऑडियो। तो प्लीज चेक योर इंटरनेट कनेक्शन। आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल कैन हेयर मी। क्या आई एम ऑडिबल? क्या मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है? क्योंकि बहुत लोग लिख रहे हैं कि आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। आ रही है, आ रही है मीनू जी, आ आप लोगों को आवाज आ रही है? तो एक बात तो मैं जो नए आए हैं मैं अपना परिचय पहले आपको दे दूं। मेरा नाम रंजीत चैटर्जी है और मैं एज अ मार्केटिंग मैनेजर मैं ओरियंस कंपनी में हूँ और मैं पूरा नॉर्थ इंडिया लीड कर रहा हूँ एज अ नॉर्थ हेड। और जम्मू कश्मीर से लेकर जितने भी 10-12 उत्तर भारत के जो राज्य हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, ठीक है, ये मैं लीड कर रहा हूँ। तो जो भाई साहब जिन्होंने लिखा था, ओप्पो ओप्पो से लिखा था, तो ये अभी जो पिछला हमारा मीटिंग हुआ है 13 तारीख को, उसमें भी मैंने काफ़ी लोगों को मैंने ये ठीक करवाया था, लोगों ने सही भी कर लिया। तो एक काम करिए, सर आप पहले अपना इंटरनेट कनेक्शन देखें और दूसरा ये है कि आप प्लीज़ अपना ज़ूम में सेटिंग्स में जाके आप अपना नाम वहाँ पे मेंशन करें। ओप्पो नाम से मैं समझ नहीं पाऊँगा कि आप कौन हैं। प्लीज़ इसको ये मेरी आपसे इल्तिजा है कि आप अपना नाम वहाँ पे मेंशन करें। देखिए यहाँ पे काफ़ी लोगों के नाम दिए हुए हैं, जैसे मेरा नाम दिया हुआ है, रंजीत दिया हुआ है, मीनू जी का है, काफ़ी लोगों के नाम हैं यहाँ पे। तो आप लोग आप अपना नाम पहले वहाँ पे मेंशन करें। ओप्पो, गैलेक्सी और वीवो ये तो मॉडल्स के हो गए ना, प्लीज़ आप ज़रा इसको करें, ठीक है? तो इंटरनेट कनेक्शन कहीं पे गड़बड़ है इसकी वजह से, क्योंकि काफ़ी मैक्सिमम परसेंटेज लोगों का ऐसा है कि जिनको आवाज़ सुनाई दे रही है। प्लीज़ आप ज़रा चेक, ठीक है? तो चलिए अभी ऐसा है कि अभी एक कोशिश करिएगा कि प्लीज़ आप लोग यस, 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 यस। ये मैंडेटरी करना ही पड़ेगा क्योंकि देखिए अब हम लोग थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं। पहले तो ये चीज़ को करना पड़ेगा। मैं तो मानता हूँ कि जो अपनी तस्वीर या अपना आइडेंटिटी छुपा रहे, क्यों छुपा रहे हैं भाई? आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? आपने कोई गलत काम तो किया नहीं है, तो ये करने की ज़रूरत नहीं है, पहली बात। पहली बात ये कि ज़ूम जब इसकी जो सेटिंग्स है, जैसे ही आप डाउनलोड करते हैं, तो वो सब कुछ आपका डिटेल माँगता है। तो जैसे आप व्हाट्सएप, फेसबुक में भी अपना नाम डालते ही होंगे, सब कुछ डालते ही होंगे, वैसे ही आप इसमें भी करिए। इससे हमको पता चल जाएगा कि आप कौन हैं और आप अपना वीडियो ऑन करके बैठें। दूसरी बात, वीडियो ऑन करना ही बड़ी बात नहीं है, वीडियो ऑन करके
आप एक कंपनी की, एक एमएनसी कंपनी की जब आप मीटिंग अटेंड कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो प्लीज आप इस चीज का ध्यान रखें कि वीडियो ऑन करके अदर कोई एक्टिविटी ना करें। अगर 1 डेढ़ घंटे का समय आप यहाँ पे दे रहे हैं, तो प्लीज आप अपने को अगर कोई भी एक्टिविटी करना है तो वीडियो ऑफ करें। बहुत सारे लोग कपड़े भी चेंज करते हैं, सब कुछ करते हैं। बहुत सारे, कल मनोज सर ने भी बताया कि पता नहीं क्या-क्या सब मुँह बना रहे थे, ये कर रहे थे। प्लीज़ डोंट डू दिस, इट डज़न्ट मेक इट सेंस। क्योंकि और भी लोग हैं, नए-नए लोग आते हैं तो वो सोचते होंगे कि क्या मतलब का लेवल क्या है? तो वो चीज़ हमको खुद अपना लेवल, अपना बेंचमार्क खुद ही बनाना है, ठीक है? तो प्लीज़ ये मेरे हाथ जोड़ से ये आप लोगों से विनती है कि प्लीज़ इस चीज़ को मत करें, ठीक है? एक डेकोरम मेंटेन करना है हमको, ठीक? तो चलिए, हम विषय से हम अपना ध्यान नहीं भटकाना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिज़ीज़ एंड डिसऑर्डर, प्लीज़ डोंट रेज़ हैंड। ये हम अभी थोड़ी देर बाद आप लोगों के क्वेश्चन मतलब हम पूछ लेंगे आप लोगों से। इस टाइम पे मत करिए। मैं आपको बाद में आपको सारी चीज़ें, आप मेरा नंबर अभी ले लीजिएगा, आप मेरे को फ़ोन करके पूछ लीजिएगा। इस टाइम पे जो चीज़ हम आपको बताना चाह रहे हैं, उस चीज़ को बड़े ध्यान से सुन लीजिए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो डिज़ीज़ एंड डिसऑर्डर, जैसा कि आपको पता है कि डॉक्टर साहब पिछले 1 हफ्ते से इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, तो आप लोगों को अब तो भली-भांति पता ही चल गया होगा कि डिज़ीज़ एंड डिसऑर्डर का क्या मतलब है और कैसे है। दूसरी बात कि हमारी कंपनी में जो प्रोडक्ट्स हैं, वो डिज़ीज़ एंड डिसऑर्डर पे किस तरह के काम करेंगे और कौन-कौन से प्रोडक्ट्स करेंगे, ये भी डॉक्टर साहब ने आप लोगों को बताया है। रही बात कि जो बंदा हमारे साथ रह के इसको मार्केटिंग करना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, वो भी हम आपको बताएँगे। वो भी हमारे मैनेजमेंट पार्ट में आता है, हमारे मार्केटिंग, क्योंकि बीइंग अ मार्केटिंग मैनेजर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको समझाना, ठीक है? कि किस तरीके से हम कर रहे हैं। अभी देखिए, कल हमने स्पेशली नॉर्थ इंडिया के लिए मैंने और मनोज सर, हम लोगों ने 11 बजे का एक सेशन रखा था जो बहुत सक्सेसफुल रहा। उसमें मेन सारे लीडर्स आए थे, उन लोगों को हमने बताया था और नॉर्थ इंडिया के लिए हम लोगों ने गेटिंग स्टार्टेड किया। तो उसमें ये मार्केटिंग का सारा पार्ट बताया गया कि कैसे कोई एक नया आदमी जब ओरियंस में जॉइन करता है, तो उसको कैसे अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है, कैसे वो आगे बढ़ेगा, कैसे वो पैसे कमाएगा, उसके क्या तरीके हैं, क्या सिस्टम फॉलो करना है। तब जाके वो एक क्राउन एम्बेसडर पोजीशन पे जब वो पहुँचेगा, वो कैसे पहुँचेगा? उसको पहुँचने का भी तो एक उसको प्लेटफ़ॉर्म और एक तरीका देना पड़ेगा, तभी तो वो आगे बढ़ेगा, नहीं तो वो कैसे बढ़ेगा? तो ये चीज़ें आज डॉक्टर साहब आप लोगों से डिस्कस भी करेंगे, वो प्रोडक्ट संबंधित जानकारी भी आपको देंगे, बाकी उसको एक ब्लेंड करना है। कहने का मतलब है, जैसे जितने भी हमारे मार्केटिंग जितने भी हमारे हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं, उसके साथ साथ ही साथ हमारा मार्केटिंग का भी डिपार्टमेंट है और उससे क्या आप अचीवमेंट करेंगे, ठीक है? वो भी हम आपको बताएँगे। तो ये मुख्य 3-4 बिंदुओं पे आज हम लोग बात करेंगे। तो इसको बहुत ही ध्यान से सुनिए। अगर आप लोग कॉपी पेंसिल लेकर अभी बैठे नहीं हैं, तो प्लीज़ आप लोगों के पास 2-3 मिनट का समय या 5 मिनट का समय मैं आपको दे रहा हूँ। आप लोग पेन पेंसिल लेके बैठें। आज कुछ इन प्रमुख विषयों पे आज हम लोग बात करेंगे। क्योंकि देखिए, हम लोग डेली मीटिंग अटेंड करते हैं, तो एट द एंड ऑफ द मीटिंग या दिन भर में हम लोग की 10-12 मीटिंगें चलती रहती हैं। दिन भर हम लोग की मीटिंग हो रही है, दिन भर हम लोगों को, क्योंकि हम एजुकेशन पे बहुत जोर दे रहे हैं। एजुकेशन इन द सेंस प्रोडक्ट संबंधी, एजुकेशन इन द सेंस मार्केटिंग प्लान संबंधी। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को सीखना है। खासकर जो नए लोग आ रहे हैं, उनको तो ज़्यादा सीखना है। क्यों? आज की तारीख में आप देखिए कि मेरे ख्याल से जब से 2020 की शुरुआत हुई है, तो बहुत लोग, मेरा भी मानना ये था पहले कि नहीं, ये साल अच्छा नहीं जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें ऐसा हो रही हैं। फिर धीरे-धीरे जैसे हम लोग को पता चला मार्च के महीने में, जब से ये लॉकडाउन प्रोसेस और ये सब शुरू हो गया, और आज की तारीख में तो आप समझ लीजिए कोरोना इतना फैल गया है। अभी मैं कल की बात बताऊँ, कल शाम का मेरा सेशन चल रहा था और मेरे घर के जस्ट बगल वाले 2 मकान छोड़कर एक कोरोना पेशेंट, और मेरे को पता ही नहीं है कि वो बगल में है। मेरे बच्चे वहाँ पे हैं, सब कुछ है। मेरी बेटी ने आके मेरे को आके इन्फॉर्म किया, बार-बार आ रही है, वो डर गई थी। तो मैंने वीडियो ऑफ करके उसको पूछा, मैंने, क्या बात है, तुम इतना परेशान क्यों हो? तो कह रहे, पापा हमारे घर के सामने एम्बुलेंस खड़ी है। मैंने, मतलब? कह रहा, हाँ, वो सब आए हैं, कोरोना टेस्ट हो रहा है और ये सब हो रहा है, पता नहीं क्या है, किसके घर में ऐसा हुआ है और अभी हम लोग को पता ही नहीं। आप विश्वास नहीं करेंगे, कल पुलिस आई, सब कुछ है, पूरा बैरिकेडिंग करके पूरा लॉक कर दिया। मतलब अब हम लोग अपने घर से बाहर भी नहीं निकल सकते। पूरा ये कंटेनमेंट ज़ोन में आ गया, रेड ज़ोन में आ गया। तो इसलिए मैं आप लोगों से ये भी एक ध्यान देने वाला विषय है कि बहुत सावधान रहिए। इस टाइम पे कोरोना एकदम
भयंकर तरीके से फैल रहा है। बहुत सावधान रहिए, सैनिटाइज करिए हाथों को, मास्क लगा के जब भी बाहर आप जाए। चलिए घर के अंदर है तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही आप घर के बाहर जा रहे हैं तो आप मास्क लगा के जाइए, बिना मास्क के और बिना, और हर मतलब ये एक आदत बना दीजिए बच्चों में भी, क्योंकि बच्चे भुलक्कड़ होते हैं, है ना? छोटे बच्चे होते हैं, डर जाते हैं, भुलक्कड़ होते हैं। उनको एक आदत बना दीजिए कि हर किसी को पहले तो टच नहीं करना है, और दूसरा समय-समय पे हाथ धोना है। आप वो बॉटल्स रखिए डेटॉल का, जो भी है लिक्विड सोप होता है वो आप रखिए, हर बेसिन पे रखिए, और साथ ही साथ छोटे-छोटे सैनिटाइजर्स के बोतल रहते हैं जो ऐसे स्प्रे करके वो करते हैं, वो उनके हाथ में हर समय रहे, ताकि वो स्प्रे करके अपने हाथ को वो करें। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, स्प्रे करें, लेकिन मान लीजिए आप कहीं पे इलेक्ट्रिकल आइटम कोई छू रहे हैं, या आप अपनी गाड़ी की चाबी लगा रहे हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा कि चाबी में ऐसे सैनिटाइजर करके ऐसे करके जैसे ही लगाया आग पकड़ ली गाड़ी में। ये ध्यान भी रखना, क्योंकि उसमें अल्कोहल रहता है। तो ये छोटी-छोटी बातें हैं, ये इसको बहुत ध्यान में रखना है। तो प्लीज़ ये आप लोग करिए इस चीज़ को, ये आदत बना दीजिए बच्चों में। क्योंकि एक बार देखिए बच्चों का जो है ना इम्यून पावर थोड़ा कम होता है। तो बच्चों में अगर ये चीज़ फैल गया ना, तो वो फिर अच्छा नहीं लगता है ना? बच्चों को इन सब चीज़ों को दूर रखें। तो ये आप लोग करिए इसको, और साथ ही साथ इस जो मैंने आज बताया कि डिज़ीज़ एंड डिसऑर्डर और बहुत सारे, अभी तो जैसे डिज़ीज़ एंड डिसऑर्डर के ऊपर अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, अभी ऐसे और भी बहुत मुख्य विषय हैं, क्योंकि देखिए हमारी कंपनी जो है बॉडी के 7 चक्र पे काम कर रही है। तो अभी हम एक-एक चीज़ को हम पकड़ेंगे और उस चीज़ को हम आप लोगों को ट्रेन करेंगे। क्योंकि देखिए, आप ही और मैं, जितने भी हम लोग मार्केटिंग मैनेजर्स हैं, हम लोग जो हैं, हम लोग कंपनी को रिप्रेज़ेंट करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, कंपनी को जब हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम पूरी तैयारी करके हमको मैदान में उतरना है। क्योंकि देखिए अभी जितने यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, 158 लोग जो बैठे हुए हैं, यही कंपनी का चेहरा है। आप अगर एक भी गलत इंफॉर्मेशन आप अगर प्रोडक्ट संबंधी या मार्केटिंग प्लान संबंधी आप बाहर जाके बताते हैं, तो वो बेकार हो जाता है। लोग आपके ऊपर क्वेश्चन उठाएंगे, और वो आपके ऊपर नहीं, वो सीधे कंपनी के ऊपर बात आती है। तो पिछले 10 साल से जो ओरियंस कंपनी ने एक बेंचमार्क बना दिया है, आज टॉप 10 इंडियन कंपनीज में है। तो हम इस टॉप 10 से नंबर 1 पोजीशन पहुंच रहे हैं, तो वो आप ही कर सकते हैं। आप और हम ही मिलके कर सकते हैं। ठीक है? तो अगर नंबर 1 पोजीशन में पहुंचना है, तो नंबर 1 पोजीशन में पहुंचना तो देखिए आसान है, मैं ये भी कहूंगा। अगर हम चाहें तो नंबर 1 पोजीशन हम लोग पहुंच सकते हैं, बहुत आसान है। लेकिन नंबर 1 पोजीशन को मेंटेन करना, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। बहुत लोग पहुंच तो जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर जब वो ढलान में आना शुरू होता है ना, वो बहुत खतरनाक होता है। अच्छे-अच्छे लोग फिसल जाते हैं। तो आपको ऐसा बेंचमार्क अपना बनाना है कि आप टॉप में रहे, और उसको मेंटेन करना, गिरना नहीं है। कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। कंसिस्टेंसी इन द टर्म्स ऑफ योर एजुकेशन, इन द टर्म्स ऑफ योर पे आउट। मतलब आप अगर यहाँ पे अपना समय दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो आप तो पैसा कमाने के लिए भी आए हैं ना यहाँ पे। जितने भी लोग यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में आए हैं, या फिर क्या घास, आलू और फल वल बेचने थोड़ी ना हम लोग आए हैं। हम लोग एक कंपनी का चेहरा है, इतनी बड़ी कंपनी है, हम लोग हर चीज पे जोर दे रहे हैं, एजुकेशन पे जोर दे रहे हैं, तो इस चीज को भी ध्यान दें। ठीक है? कि हम हर चीज का यहाँ से, देखिए मैं आपको सच बताऊं, मैं जब भी कोई चीज होता है मैं यहाँ पे नोट डाउन करके रखता हूँ। देखिए ऐसे करके ये सारी चीजें, ये हमारी ऑडियंस की डायरी है। आप, मेरे ख्याल से आप लोगों को सबको मिली होगी, अगर नहीं मिली है तो आप लोग को ठीक है। तो एक एक चीज हम नोट करके रखते हैं, क्योंकि देखिए दिन भर में इतनी सारी एक्टिविटीज होती है ना, दिमाग से वॉश आउट हो जाता है। तो जैसे ही मैं डायरी खोलता हूँ, डेट देखता हूँ, मेरे को याद आ जाता है। अभी मैंने जैसे ही डायरी खोला, मैंने ये देखा कि मैंने 13 तारीख को, जो अभी डॉक्टर साहब के साथ हमने मीटिंग, जिस दिन क्वेश्चन आंसर राउंड हुए थे, तो उसमें मैंने देखा कि डॉक्टर साहब ने 14 लोगों को क्वेश्चन पूछा। अगर अभी मेरे से डॉक्टर साहब पूछे कि रंजीत बताओ क्या उस दिन हुआ था, तो मैं एक बार एक झलक देखूंगा, मेरे को पता चल जाएगा कि मैंने क्या कहा। तो इस चीज को ध्यान रखना। आप देखिए जैसे यहाँ पे ये देखिए, ये सारे नाम्स मैंने लिख के रखे हुए। ठीक है? ये सारे नाम है, 14 नाम है, जिन 14 लोगों को डॉक्टर साहब ने क्वेश्चन पूछा था, और उस दिन को बताया गया था कि आप लोगों के लिए सरप्राइज गिफ्ट है और सारी चीजें हैं। तो इस चीज को भी करना, एक डायरी मेंटेन करें डे टू डे बेसिस, उसमें ये सारी चीजें नोट करें, और खासकर कोशिश करें एक नई डायरी रखें।
बहुत लोगों को मैंने देखा है, मेरे पास आए थे डायरी जिसमें उनमें कहीं पे मोहम्मद रफी, किशोर कुमार के गाने लिखे हुए, कहीं पे जोक्स लिखे हुए। अरे सर, उस डायरी को अलग रखिए ना। आप जब एक काम करने जाते तो एक डायरी अलग से मेंटेन करें। वहां पे आपके पास किशोर कुमार के भी गाने हैं, वहां पे आपके पास जोक्स भी हैं, ठीक है, वो भी एक पार्ट है लाइफ का, लेकिन उसको अलग मेंटेन करिए। क्योंकि आप जब खोलते हैं तो खड़खड़ 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 चलेगा टेबल के सामने आप मेरे बैठे हैं। मैंने उससे दिल्ली ऑफिस की मैं बात कर रहा हूँ, एक सज्जन आए मेरे पास, वो सर मैं डायरी मेंटेन करता हूँ, आप जैसे बोलते मैं करता हूँ। मैंने कहा सर बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा फिर वो जो उस दिन मैंने बताया था जरा उस पर थोड़ा डिस्कशन कर लें, आपको कैसे क्या करना है, एक रोड मैप तो बनाना है कि हम बढ़ेंगे कैसे। हाँ हाँ सर, हाँ हाँ सर, ऐसा करके एकदम रैंडमली मेरे सामने डायरी ऐसे खोल के मेरे सामने रख दिया। मैंने जैसे ही देखा तो उनका उसमें देख रहा हूँ कि किशोर कुमार का गाना लिखा हुआ है, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। मैंने कहा सर ये क्या आप मेरे को दे रहे हैं। क्या ओह सॉरी सर, सॉरी सर, सर। मैंने कहा सर इसको डायरी को इसको अलग करिए, मैं आपको एक डायरी दे रहा हूँ। तो मैंने उनको एक गिफ्ट दिया, मैंने कहा ये की और आप इसमें आज की तारीख से आप ये सब लिखिए और उसमें ये सब मत करिएगा, उस डायरी को अलग करिए। जो आपके हॉबी है, जो आपका बहुत बहुत अच्छी चीज है वो करो। तो इस चीज को ध्यान रखिए। अगर आप ऐसे मेंटेन करके चलेंगे तो आप सक्सेसफुल होने में आपको कोई रोक नहीं पाएगा। ये भी ध्यान रखिए, ये एक मूल मंत्र है। ये हमारे सीनियर्स ने हमको समझाया है और यही चीज मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। हमारे सीनियर्स ने यही बोला था कि बेटा ऐसे करके काम करोगे तभी सफल हो पाओगे, नहीं तो भटक जाओगे, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा कि तुम हो कहाँ पे। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, कि भीड़ का हिस्सा हमको नहीं बनना। भीड़ का हिस्सा तो सब बनते हैं ना, भीड़ का हिस्सा हम क्यों बनेंगे। हम तो अपने आप को ऐसा अलग वो करना है कि दूर से देख के लगेगा देखो वो ओरियंस का आदमी है। अरे भीड़ में तो और भी बहुत सारी कंपनी, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग एग्जीक्यूटिव बैग लेके चलते हैं। आप में क्या अलग है, क्यों आपकी तरफ लोग अट्रैक्ट होंगे। आप मॉडल बनना है, लोगों के लिए ताली बजाना नहीं है सर, आपके लिए ताली बजनी चाहिए, आपके लिए ताली बजनी चाहिए। ऐसा अपने आप को तैयार करिए, उसमें मेहनत है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, जो लोग आज नए लोग आए हैं, खासकर मैं देख रहा हूँ बहुत नए लोग देख रहे हैं, उनके लिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपना होमवर्क करें, ये सारी चीजें करें और करके कोशिश करें कि 2 साल और 3 साल लग के यहाँ पे काम करिए, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि जैसे देखिए होता है ना कि आज समीर सर, मौसम तमांग सर, इन लोगों की 8 साल की मेहनत है। उस टाइम पे स्टार्टिंग में जब उन्होंने शुरू किया था तब तो हम लोग थे नहीं, ना कोई मार्केटिंग मैनेजर था। और समीर सर ये लोग बोलते हैं कि एक एक प्रोडक्ट मान लीजिए 3-3 महीना लग जाता था कोरियर पहुंचने में। आज इस पेंडेमिक के दौर में, आज इस कोरोना के दौर में, आप सोचिए दिल्ली में लोकल मेरे को कोरियर पहुंचाने में 3 दिन टाइम लगता है। तो थोड़ा सा पेशेंस लेवल भी रखना पड़ेगा। बहुत लोग होते हैं अभी बुक किया, अभी मेरे पास व्हाट्सएप में सर ये मेरा इनवॉइस है, ये मेरा प्रोडक्ट कब पहुंचेगा। अरे सर इतनी जल्दी कैसे मैं आपको पहुंचवा दूंगा। उस चीज का भी ध्यान रखें, क्योंकि उन्होंने उस टाइम पे कितने हर्डल्स किए, इतना सब कुछ करने के बाद तब जाके आज वो क्राउन एम्बेसडर पोजीशन में पहुंचे हैं। उसके पीछे उनकी 5 साल 6 साल की मेहनत है, तब जाके आज उनका हफ्ते का इनकम जो है 2.5 लाख रुपए है। तो 2.5 लाख रुपए कोई हलवा है क्या कि एकदम आपको परोस के कोई दे देगा। वो जो बोलते हैं ना कि आओ मेरे साथ, मैं तुमको 7-8 महीने में तुम्हारे घर के सामने BMW मर्सिडीज कार है, मैं कह रहा हूँ वो उनको खींच के एक थप्पड़ मारिए कि बेवकूफ मत बनाओ। ऐसे बहुत लोग बेवकूफ बनाते हैं। हमारे कंपनी में आके काम करो, उसको अगर ऐसा कोई होता ना मैं उसको खींच के लाता हूँ। मैंने कहा देखो मेरी कंपनी में लोग ऐसे काम करते हैं और इस तरीके से काम किया है, तब जाके वो आज इस पोजीशन में पहुंचे। हलवा है क्या 8 महीने में करोड़पति और बिलियनर बनाने का सपना दिखा रहे हो। तो ये चीज नहीं करना है, इस चीज में ध्यान नहीं भटकाना है और इस चीज को आगे बढ़ना है। आज इस चीज पे, आज डिजीज एंड डिसऑर्डर के ऊपर सर बात करेंगे, मार्केटिंग के ऊपर वो सारा सब कुछ होगा। तो इस चीज को बहुत ध्यान से सुनिएगा। डॉक्टर साहब बस अब आने ही वाले हैं और समय समय पर देखिए हम लोग तो आ ही रहे, हर ऑल्टरनेट डेज में मैं सर के साथ आ जाता हूँ और सर जैसे आ चुके हैं। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपका कि आप आए और आज आप आगे का सेशन कंटिन्यू करें सर। थैंक यू सो मच। मैं फिर आप करें तो मैं फिर बाद में आता हूँ। नमस्कार 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 थैंक यू सो मच रंजीत सर, वन वेरी वैल्यूबल। नमस्कार, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल, माय ऑल डियर लीडर्स। मेरे सब डियर लीडर्स को बहुत बहुत स्वागत है। ऑल आवर ब्रिलियंट लीडर्स, आई कैन से ब्रिलियंट, इंटेलेक्चुअल, वेरी प्राइड लीडर्स एंड वेरी हार्ड वर्किंग लीडर्स, राइट। आप सबको नमस्कार। उसके साथ साथ वेरी हैंडसम एंड ब्यूटीफुल ऑल्सो, वो भी बोलना चाहिए, वरना तो बोलेंगे सर तो हमारे लिए कुछ अच्छा बोलते ही नहीं।
है ना, किसी को जितना भी इंटेलिजेंट बोल दो, थोड़ा ब्यूटीफुल नहीं बोलेंगे तो सुनने में उसको इतना अच्छा नहीं लगेगा। तो वेलकम ऑल आवर स्टार लीडर्स, सुपरस्टार लीडर्स। आज आप लोग स्टार हैं, आने वाले समय में सुपरस्टार होंगे, एक दिन मेगा स्टार होंगे, राइट? सो वन डे यू विल बी इन माय पोजीशन, आई फील एवरी वन ऑफ यू, इफ यू गोइंग टू वर्क हार्ड। तो रंजीत सर वाज टेलिंग वेरी वैल्यूएबल थिंग। कोई आपको बोलता है ना 6 महीने में आपके सामने BMW खड़ा हो जाएगा, वो सब कहानी होता है। वो सब मूवी शो में ठीक है, रियलिटी में रियली होता नहीं है। मतलब पापड़ तो सबने बेले, अपने अपने लेवल में सबने पापड़ बेले, पापड़ बेल के देख लिया है कि अगर कुरकुरा खाने वाला पापड़ है तो उसको रियली बेलना पड़ता है, ऐसे ही डाल के पापड़ नहीं आ जाएगा। हार्टली वेलकम एवरीवन। सो आज शुरू करते हैं। पहले ये बताइए कितने लोगों ने टेलीग्राम पोस्ट देखा जो मैंने कल रात को दिया था? हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन द टेलीग्राम पोस्ट? एनीबॉडी सीन टेलीग्राम पोस्ट? नो। किन्होंने देखा होगा मेरे टेलीग्राम पोस्ट को तो समझ जाएंगे कि आज क्या बात करेंगे, हम किस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे, किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। यस, ऑल आवर स्टार लीडर्स। यस, आई हैव सीन, मी सर, आई हैव सीन, हैवंट सीन। आप देख सकते अभी पढ़ा हुआ है तो आपको एक आइडिया हो जाएगा व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे। सो सबसे पहले मैं एक बता दूं, यस, यूरिक एसिड, सोमाया जी और यूरिक एसिड, दीपक गुप्ता जी और राइट। सो सबसे पहले एक चीज बता दूं, आप लोगों का बिजनेस है नेटवर्क। सो मैंने आपको हेल्थ केयर नेटवर्क सो को समझे, फिर समझे होंगे, बहुत लोग का जान पहचान वाला इफेक्टेड होगा। आई एम न्यू हियर, ओके, नो प्रॉब्लम। एनीवन इज न्यू हियर हु इज नॉट अ पार्ट ऑफ माय चैनल, अगर कोई आप में से है जो मेरे चैनल का अभी तक सब्सक्राइबर नहीं है, जस्ट यू कैन गो टू टेलीग्राम, सब्सक्राइब टू माय चैनल, इन आपको मेरा पोस्ट मिलेंगे। कोई भी लीडर मुझे मदद कर सकते हैं, मेरा टेलीग्राम के चैनल का लिंक यहाँ पे दे सकते हैं, क्योंकि मैं जाके करने जाऊंगा मेरा मोबाइल हैंग हो जाता है। एनीबॉडी कैन हेल्प मी, आप में से कोई मुझे मदद कर सकता है, प्लीज जस्ट मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक कॉपी पेस्ट करके आपने डाल दीजिए। कोई भी हमारे प्यारे लीडर्स को जो सब्सक्राइब नहीं है, उनको पता नहीं है, दे कैन लिंक एंड डू। मैं नहीं कर पा रहा हूँ, एनीबॉडी कैन हेल्प मी, प्लीज काइंडली यहाँ आप लिख दीजिए मेरे चैनल का लिंक। और करेक्ट, थैंक यू सोनी आचार्य जी, थैंक यू सो मच, दैट्स माय चैनल लिंक। So you can be subscribing anytime 24/7. I post something new. So yes, what is the breaking point? breaking news सब लोग कूद पड़ते हैं, टीआरपी बढ़ जाता है, चैनल जाता है। टीआरपी जानते हैं ना कि सब पूरा पब्लिक वहाँ पे देख रहे हैं और सब लोग देख रहे हो ब्रेकिंग न्यूज के आई, जैसे सुशांत सिंह राजपूत का न्यूज, बहुत न्यूज है हिंदुस्तान में, इवन नेपाल में, सब ऑलमोस्ट सब नेपाल के हमारे प्यारे दोस्तों देख रहे हैं, बिकॉज दैट इज वन न्यूज। न्यूज टॉपिक पे आगे नहीं बढ़ते, बट एनीथिंग व्हिच इज अ ब्रेकिंग न्यूज वो एक टाइम ट्रेंड बन जाता है। वन मोर टाइम, एनीथिंग व्हिच इज अ ब्रेकिंग न्यूज मतलब समथिंग न्यू न्यूज और इम्पोर्टेंट न्यूज और कुछ टाइम के लिए ट्रेंड बनता है। बट याद रखिए, वो कुछ टाइम के लिए ट्रेंड बनता है, हमेशा के लिए ट्रेंड नहीं बनता है। अगर हमेशा के लिए आप उसको ट्रेंडिंग नहीं बना सकते हैं तो ये चीज ही बहुत सारे लोगों में नेटवर्क मार्केटिंग में कमी है। या तो ऑर्गेनाइजेशन में कमी होते हैं, या लीडर्स में कमी होते हैं, या प्लान में कमी होते हैं, या मेंटर्स में कमी होते हैं, हम जैसे ट्रेनर्स में कमी होता है, या मैनेजर्स में कमी होता है, या ऑर्गेनाइजेशन में कमी होता है। ये चीज नहीं होना चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, anything which is something new and interesting and important, it becomes a trend। तो कुछ टाइम के लिए ना ट्रेंड बन जाता है, लेकिन अगर उस ट्रेंड को बरकरार नहीं रख सकते, अगर उस ट्रेंड को आगे नहीं बढ़ा सकते, वो बंद हो जाएगा, वो ऐसे उठेगा और ऐसे गिरेगा। दिस इज अ इंडस्ट्री, मैं फिर से बोल रहा हूँ, वी आर इन इंडस्ट्री, वेलनेस इंडस्ट्री बोलिए, नेटवर्क मार्केटिंग, मैंने एक ही इंडस्ट्री कैसे, वेलनेस एंड नेटवर्क मार्केटिंग, हेल्थ केयर, लाइफ चेंजिंग इंडस्ट्री, जहाँ पे भी आप चीज बोलेंगे, जब तक एक चीज, एक वर्ड को आप दिमाग में डाल के उसको अपने बिजनेस में नहीं यूज करेंगे, तब तक आपका बिजनेस बड़ा लेवल में नहीं पहुंचेगा। उस वर्ड को मैं बोलूंगा एनहांसमेंट। वन मोर टाइम, क्या बोलेंगे? एनहांसमेंट। एनहांसमेंट मतलब कोई चीज जो ऑलरेडी है उसको और बढ़ाना, उसको और बेहतरीन बनाना, उसको और चढ़ाना, बोले ना, बड़ा चढ़ाना, बढ़ाना, चढ़ाना, बेहतरीन बनाना, वी कॉल इट एनहांसमेंट। अनटिल एंड अनलेस आपका बिजनेस के स्ट्रैटेजी में, आपका नॉलेज में, आपका पर्सनालिटी में, आपका स्किल में, आपके ट्रेनिंग में और आपका कॉन्टैक्ट्स में, कॉन्टैक्ट का एनहांसमेंट ना हो, बढ़ा ना जाए, चढ़ाया ना जाए और बढ़िया ना बना जाए, आपका बिजनेस कभी ऊपर नहीं जाएगा। ये इंडस्ट्री ऐसा है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस इंडस्ट्री एंड कॉर्पोरेट इंडस्ट्री। इस चीज को प्लीज याद रखिए। ये बात थोड़ा कड़वा, मैं आपको बोल रहा हूँ कड़वा, क्योंकि मुझे भी कभी कोई नेटवर्क मार्केटिंग लेजेंड ने
यूरोप में बोला था। इट वाज अराउंड 4 years बैक, लेट्स से 2016 के, 3.5 years बैक ऐसे सोचिए। तो मैं तो मेडिकल हूँ, तब मैं ऑलरेडी एमएलएम इंडस्ट्री में था, वेलनेस इंडस्ट्री में था, ऑल ओवर द वर्ल्ड तब से ट्रेनिंग करता था। बट आई वाज थिंकिंग इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है कि यहाँ पे इस इंडस्ट्री में हमेशा नया नया लेके आना पड़ता है। चीज तो एक ही है, तो नया नया कैसे लेके आना पड़ता है। वो एक ऑस्ट्रियन था, ऑस्ट्रिया मतलब जर्मनी के बाजू में कंट्री ऑस्ट्रिया, सो ही वाज अ जर्मन एक्चुअली, बट ऑस्ट्रिया में रहता था एंड ट्रेनिंग वियना में हो रहा था। सो उसको मैं बात किया, वी हैड टुगेदर कॉफी, वी हैड डिनर, एंड आई वाज वेरी मच एडमायर्ड बाय दैट पर्सन। तो उन्होंने मुझे बोला था कि इस इंडस्ट्री में ऑलवेज अपग्रेडेशन अपग्रेडेशन समथिंग न्यू, मतलब बढ़ाए चढ़ाए बेहतरीन। तो मैं सोचने लगा, मैंने उसको कोई काउंटर क्वेश्चन नहीं किया था बिकॉज मेरे से बहुत सीनियर था। मैं सोचने लगा इसका बात में तो मुझे समझ में नहीं आया इसका बात। आई couldn't get him because he's saying that all the time in one organization or in one network or in one leader, how you are going to bring everything every time new things. I mean it's not really possible. ये कैसे possible हो सकता है? एक चीज को कैसे बार बार नया लेके आ सकते हैं? चीज तो एक ही है, प्रोडक्ट एक ही है, कॉन्सेप्ट एक ही है, तो हाउ कम न्यू आ सकते हैं? उसका कहने का तरीका था, चीज एक ही है, प्रोडक्ट एक ही है, कॉन्सेप्ट एक ही है, बॉडी भी एक ही है ना, हेल्थ वेलनेस है, बॉडी भी एक ही है, कंट्री भी एक ही है, कम्युनिटी भी एक ही है, सोसाइटी भी एक ही है। बट अपग्रेडेशन एंड अपडेटेशन, इसका मतलब है अपग्रेडेशन एंड अपडेटेशन मतलब वही चीज को ऑलवेज बेटर बनाना, बढ़िया बनाना, चढ़ाना इज सो इम्पोर्टेंट, वरना लोग अटेंशन खो देते हैं। लोग क्या खो देते हैं? अटेंशन खो देते हैं। अटेंशन, तब से मैं ये दिमाग में लेके घूमता हूँ KDAC, मैं रोज आपको बोलता हूँ ना KDAC, नॉलेज ड्रिवन अटेंशन क्रिएशन। इसका मतलब क्या है? नॉलेज ड्रिवन अटेंशन क्रिएशन का मतलब क्या है? व्हेन यू आर गिविंग अ नॉलेज, वही नॉलेज को अगर आप बढ़िया तरीके से दे सकते, बढ़िया बना के दे सकते, उसको चौड़ाई लंबाई गहराई में दे सकते, इट क्रिएट्स अटेंशन। व्हेन पीपल गेट अटेंशन इनटू समथिंग, दे विल गेट अटैच्ड इनटू समथिंग। दैट्स व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत लोग जुड़ते हैं लेकिन कुछ ही लोग रह जाते हैं। यू नो व्हाई? कोई एक अटेंशन देख के लोग आते हैं, ओ यहाँ पे बड़ा इनकम होगा, ओ यहाँ पे शायद बहुत अच्छा प्रोडक्ट होगा, ये चलो मेरा हेल्थ अच्छा होगा, बहुत कस्टमर जुड़ते हैं। बहुत लोग जो मनी कमाना चाहते, कैरियर बनाना चाहते, वो लोग जुड़ते हैं। बट आफ्टर वो लोग जुड़ते हैं, वो लोग कोई एक अटेंशन देख के जुड़ते, कहीं पे अटेंशन होके जुड़ते, उसके बाद अटेंशन नहीं होता है, उसके बाद उनके लिए अटेंशन वाला कोई चीज नहीं होता है। प्रोडक्ट एक ही, प्लान एक ही, कंपनी एक ही, लीडर एक ही, मार्केट एक ही, लेकिन अटेंशन क्रिएट क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज people will be attracted, people will be connected and related if you are winning their attention. You want to win their pockets, but to win their pocket, you have to win their attention. You cannot just tell them you give attention here. आप बोल नहीं सकते आप attention दो, देना ही देना है, आप ऐसे नहीं बोल सकते, कोई नहीं देगा। आप में से कोई आप पे लिख रहा है, तो लिख रहा है मतलब मैंने आपको, मैं चाहता हूँ कि आप में से सब लोग लिखे, ये मैं चाहता हूँ कि मेरे बातों को आप लिखे ताकि बाद में भी आप याद रख सकते, किसी को फोटो खींच के भी दे सकते जो आज मीटिंग में नहीं आ पाए। लेकिन मैं अगर आपको बोलूं आप लिखो, यू राइट डाउन, आप नहीं लिखोगे। लेकिन मैं अगर आपको बढ़िया चीज बोलूं तो आपका दिमाग बोलेगा लिखो, ये बहुत बढ़िया चीज है। आर यू विथ मी? अगर मैं आपको बोलूं यू राइट डाउन, लिखो लिखो, ऑर्डर डालो, लिखो, आप नहीं लिखोगे, आप दिखाने के लिए लिखोगे, फिर जैसे मैं इधर घूमूंगा नहीं लिखोगे। लेकिन अगर मैंने आपको कोई बढ़िया चीज बताया, काम का चीज बताया और आपके दिमाग में वो चीज हिट किया, आप उसको लिखोगे लिखोगे, मुझे बोलने का जरूरत नहीं। मेरा काम हो गया आपको लिखवाना था, मैं चाहता था कि आप लिखें, लेकिन मैं आपको बोल नहीं रहा हूँ लिखो, मैं ऐसा ही कुछ तरीके से बोल रहा हूँ ताकि आप लिख रहे हैं। So remember, the missing point in our industry, actually in our country, is the upgradation and updation. मैक्सिमम टाइम मैंने यही देखा है, बहुत सारे लीडर्स घिसा पीटा वही स्पीच देते जाएंगे, वही घिसा पीटा। मतलब वो होता है ना, एक कहावत है ओल्ड इज गोल्ड, जैसे इंडिया में बॉलीवुड में बोलते हैं ओल्ड इज गोल्ड। बट ओल्ड इज गोल्ड का मैं बात तो मान रहा हूँ। सर मेरा साउंड ठीक है, आपका आप चेक कीजिए, नेटवर्क बार बार मैसेज मत लिखिए, मेरा साउंड ठीक है, आई थिंक मेरा साउंड सबको आ रहा है ठीक से। We can hear you, sir. यस, एवरीवन इज क्लियर, प्लीज अपना नेटवर्क चेक कीजिए। सो घिसा पीटा मतलब एक कहावत है ओल्ड इज गोल्ड, ये बहुत सही बात है, आई एम टोटली एग्री विद दिस कि ओल्ड इज गोल्ड। बट आई मीन ओल्ड इज गोल्ड है, बट उस गोल्ड को अगर थोड़ा सा ना चमकाए तो लोगों को कैसे पता चलेगा वो गोल्ड है? आर यू विथ मी? ओल्ड इज गोल्ड, आपके पास एक गोल्ड है तो आप उसको, आपके पास 30 साल पुराना गोल्ड है, लेट्स से आपका पिताजी ने माताजी ने आपको दिया है, पुराने टाइम का गोल्ड है। सो फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक गोल्ड है और वो मैंने उसका रंग उतर चुका है, उतर जाएगा, बहुत टाइम रहता है तो गोल्ड का रंग उतर जाएगा। एंड इफ यू आर नॉट पॉलिशिंग इट, नॉट डिजाइनिंग इट बैक, तो लोगों को कैसे अट्रैक्शन होगा उस गोल्ड को खरीदने के लिए?
उसका दाम बढ़ गया लेकिन लोग अट्रैक्टेड नहीं होंगे। गोल्ड तो गोल्ड है, लेकिन उसको अगर नहीं चमकाया गया, नहीं पॉलिश किया गया, नहीं डिजाइन किया गया, नोबडी इज गोइंग टू बाय इट। ये मिसिंग पॉइंट है। इट मींस when you are always telling people product लो, plan लो, कोई भी नहीं लेता है। प्रोडक्ट लो, प्लान लो, प्रोफाइल लो, कौन लेता है? नहीं लेता है। मैं जानता हूँ नहीं लेता है। बट आप चाहते लोग प्रोडक्ट ले, आप चाहते लोग प्रोडक्ट लेके इस प्लान में काम करें। दैट मीन्स वी हैव टू डू समथिंग which pulls them into this product and hence the plan, right? मैं फिर से बोल रहा हूँ, which pulls them into the product and hence the plan, right? So what is the meaning of this? You don't have to push people into the product. You have to push the knowledge to pull people into the product. मैं रोज एक ही चीज सिखाता हूँ, बस अलग अलग एंगल में सिखाता हूँ। अब आज का टॉपिक है डिजीज एंड डिसऑर्डर्स। सी, दो टाइप का नॉलेज होता है। डिजीज एंड डिसऑर्डर को वे बोलते हैं, या बॉडी एनाटॉमी फिजियोलॉजी के ऊपर बात किया हमने, प्रोडक्ट्स के ऊपर, न्यूट्रोस्यूटिकल्स के ऊपर बात किया हमने, कई लेक्चर फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर किया है। देखिए, वन टाइप ऑफ नॉलेज होता है जो सिर्फ सेल्फ तक ही रह सकता है। देयर इज वन टाइप ऑफ नॉलेज जो ओनली सेल्फ तक ही रह सकता है, सेल्फ बस अपने तक ही रह सकता है। वो बोलते हैं ना, ट्रांसमिशन नहीं हो सकता उसका। जैसे कोरोना है ना, वो ट्रांसमिटेड डिजीज है, इसलिए तो फैल रहा है, कंपाउंडिंग हो रहा है उसका, राइट? 1 से 5 हो गया, 5 से 50 हो गया, दैट्स कॉल्ड कंपाउंडिंग। रियली कंपाउंडिंग तो कोरोना वायरस कर रहा है, करना चाहिए हमें, नेटवर्क मार्केटिंग में कर रहा है कोरोना वायरस, है ना? तो रियल कंपाउंडिंग तो वहां हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? वी वांट दैट थिंग्स गेट ट्रांसमिटेड, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ से, इससे ऐसा हो। आप तो चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट भी 5 से 50, 50 से 50,000 तक पहुंचे। इट इज द राइट फिलोसॉफी, बट वो चीज को आप डायरेक्टली कर नहीं सकते, राइट? आप करा भी नहीं सकते, बट आप इन्फ्लुएंस जरूर कर सकते हैं। आप उसके लिए रास्ता जरूर बना सकते हैं। रिमेंबर दिस थिंग, आप ना कर सकते, ना किसी को करा सकते जबरदस्ती, लेकिन आप उसके लिए इन्फ्लुएंस, प्रभावित जरूर कर सकते हैं इस एक्शन एंड मैकेनिज्म को। अगर इसको आपने प्रभावित किया तो ये रास्ता खुल के ऑटोमेटिक होने लगेगा। मैंने क्या बोला? एक को बोलते हैं सेल्फ नॉलेज, जो अपने तक है, बोले ना सेल्फ बीमारी अपने तक है। जैसे डायबिटीज किसी को है तो उसके बीवी को भी नहीं जाता है, उसके बच्चे को भी नहीं जाते, उसके साथ जो सो रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, खा रहा है, उसको भी नहीं जाते। वो डायबिटीज नॉन कम्युनिकेबल या नॉन ट्रांसमिसेबल। दूसरा है कोरोना वायरस, वायरल फीवर, ट्यूबरकुलोसिस, ट्रांसमिटेबल डिजीज। एक को आया तो बाकी को भी जाएगा। आप जानते हैं ना, डिजीज भी होता है नॉन ट्रांसमिसेबल और ट्रांसमिसेबल। एक होता है एक से दूसरा गया, दूसरा डिजीज है डायबिटीज, जो एक से दूसरे को नहीं जाएगा। सो नॉलेज भी होता है एक नॉन ट्रांसमिसेबल, बहुत बढ़िया नॉलेज हो सकता है, वो आया लेकिन आपसे कहीं नहीं गया। और दूसरा है ट्रांसमिसेबल, वो बढ़िया है लेकिन आपसे कईयों को गया और उन कईयों से बहुत कईयों को गया। दैट मीन्स वो नॉलेज ने एक बहुत बड़ा प्रकार और आकार ले लिया, लंबाई में, चौड़ाई में, गहराई में, मतलब वॉल्यूम। व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम इज हाइट इनटू लेंथ इनटू डेप्थ। आपने सुना है ना, लेंथ लंबाई, चौड़ाई इनटू विड्थ, लेंथ इनटू डेप्थ या हाइट, जो भी बोल देंगे, दैट्स कॉल्ड वॉल्यूम। एक बहुत बड़ा वॉल्यूम क्रिएट किया। वॉल्यूम ऑफ व्हाट? Volume of people's attention. That means more number of people are paying more amount of attention. One more time, volume of attention मतलब क्या है? More number of people in more number of area is paying more amount of attention towards you, towards what you are telling, towards your company, towards your theme. Hence अभी आपके प्रोडक्ट्स की तरफ ऑटोमेटिकली आएंगे। Are you with me? Are you getting me? That's why वो चैनल में जो भी डाला जाए, मैं बोलता तो पॉइंट ऑफ एंट्री है। सो आज का जो टॉपिक है डिजीज डिसऑर्डर, सबसे पहले आज एक न्यू चीज आपको सिखाना चाहता हूँ। मैंने अभी तक जो बोला इट्स अ मेंटरिंग। अब मैं आपको कंक्रीट नॉलेज में आते डिजीज डिसऑर्डर्स लेके, समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, जहाँ पे अक्सर 99% लोग कंफ्यूज है, कॉमन पब्लिक। सिम्टम ये शब्द सब जानते हैं, कुछ लोग सिंड्रोम ये शब्द भी जानते हैं। तो डिजीज डिसऑर्डर्स आपने सुना है, वो डिजीज क्या है, डिसऑर्डर है। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था डिसऑर्डर कैसे अलग है, डिजीज कैसे अलग है। ऑर्डर, डिसऑर्डर, डिजीज। अब सिम्टम और सिंड्रोम उसके ऊपर आते हैं। मैंने कल यूरिक एसिड का पोस्ट डाला था, आई विल कम टू इट। ओके, तो उसको समझाने के लिए आपको कॉन्सेप्ट समझना है। तो मुझे ये बताएं, आप में से कितने लोग सिम्टम वर्ड सब लोग जानते हैं? मैं जानता हूँ। सिंड्रोम शब्द कितने लोगों ने सुना है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड द वर्ड सिंड्रोम? SYNDROM। सिंड्रोम शब्द किसी ने सुना है? कितने लोगों ने यहाँ पे सुना है कि हाँ सर मैंने सिंड्रोम शब्द सुना है, कहीं ना कहीं पढ़ा है, कहीं ना कहीं सुना है सिंड्रोम? जो जिसने भी किया है फटाफट चैट लिखे, इतना आलसी मत बनिए, फटाफट लिखिए। अगर मैं इतना फाड़ फाड़ के बोल सकता हूँ
एंड हम लोग इतना कर, आप चैट नहीं लिख सकते, साउंड कम है तो चैट लिखने में तो पीछे नहीं जाते, तो इसमें लिखे ना चैट फटाफट। Yeah, I listen. No sir. Syndrome. SYNDROME. Syndrome शब्द कितने लोगों ने सुना है, देखा है, कहीं भी पढ़ा है? सिंड्रोम, सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, सिंड्रोम, सिंड्रोम। ओके, मैं इसके ऊपर डालूंगा पोस्ट, राइट? सिंड्रोम मैंने ऊपर लिखा भी है मेरे एक पोस्ट में। यस सर, सिंड्रोम। ओके, आई विल पुट ऑन दिस, आई विल एक्सप्लेन दिस, बट डोंट नो डिटेल्स, नो प्रॉब्लम। आपने सुना तो है सिंड्रोम। सिंड्रोम एंड सिम्टम, राइट, दोनों बहुत आसपास वाले शब्द हैं, जस्ट लाइक डिजीज एंड डिसऑर्डर। ओके, आई विल कम टू इट। ओके, सिम्टम क्या है पहले उसको समझते हैं, तो सिंड्रोम क्या आप समझ जाएंगे। डिजीज, डिसऑर्डर, ऑर्डर, आपको याद है, मतलब ऑर्डर हुआ, बहुत बेहतरीन तरीके से कोई ऑर्गन काम कर रहा है तो उसको ऑर्गन या सिस्टम काम कर रहा है उसको ऑर्डर बोलते हैं। वो थोड़ा बिगड़ गया तो उसको डिसऑर्डर बोलते हैं। उसने अपना कैपेसिटी खोल दिया तो उसको हम डिजीज बोलते हैं, राइट? अब वो आपको याद है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। अब आते हैं सिंड्रोम और सिम्टम पे। देखिए, जब एक ऑर्गन बिगड़ना शुरू करता है, जैसे आपका स्टमक बिगड़ना शुरू किया, तो आपका स्टमक बिगड़ा मतलब खाने के बाद पेट में आपको जलन होगा, इंडाइजेशन होगा, गैस होगा, एसिडिटी होगा, रिफ्लक्स आएगा, इस तरीके का। ये क्या हुआ कि कोई एक साइन, सिम्टोम मीन्स एक साइन, साइन बोलते हैं ना, सिम्टोम मीन्स आपको हिंदी में एक वर्ड बोलते हैं, आई एम नॉट गेटिंग दैट, मेरे जबान पे नहीं आ रहा हिंदी वर्ड, कि मतलब सिम्टोम मतलब वो सिग्नल्स आ रहे, साइन आ रहे जो आप देख पा रहे हैं या फील कर पा रहे हैं या कोई भी बाजू से देख पा रहे हैं। खाने के बाद ऐसा शुरू, पेट में जलना शुरू, एसिडिटी होना शुरू, गले तक जलना शुरू। लक्षण, करेक्ट, लक्षण, लक्षण मतलब कुछ ना कुछ आपको लक्षण आ रहे हैं, जो चीज आप फील कर पा रहे, आप देख पा रहे, फील कर पा रहे, कोई आपके साथ जो है वो भी फील कर पा रहा है या देख पा रहा है, सो उसको हम बोलते हैं लक्षण। सो इट मीन्स अब आपका स्टमक बिगड़ने लगा तो उसने लक्षण दिखाया, जल रहा है, गैस हो रहा है, दर्द हो रहा है, कांस्टेंट रिफ्लक्स आ रहा है, एसिड ऊपर की तरफ आ रहा है, छाती जल रहा है, वो है आपका लक्षण। शुरू हुआ बिगड़ना। तो जब तक वो जो प्रॉब्लम है स्टमक का, वो स्टमक तक ही सीमित है तो उसको हम सिम्टम बोलेंगे। आर यू विथ मी? अब ऐसा लीजिए, स्टमक भी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम का हिस्सा है, राइट? गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम मतलब जीआईटी ट्रैक्ट बोलते हैं। तो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम में क्या क्या ऑर्गन है? आपका स्टमक है, लिवर है, इंटेस्टाइन है, डिओडिनम है, राइट? इंटेस्टाइन के दो दो स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन है पूरा, ओके, उसके एक एक हिस्से है, इसोफेगस है, फूड पाइप है, सब कोई एक लंबा चौड़ा सिस्टम है। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम बहुत लंबा चौड़ा सिस्टम है, दुनिया हमारे बॉडी का सबसे बड़ा सिस्टम है। तो स्टमक इज वन ऑर्गन ऑफ द जीआईटी। जीआईटी मतलब, फिर से बोल रहा हूँ, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम। सोचिए, अगर आपको जीआईटी याद रखने में मुश्किल हो रहा है तो सोचिए पाचन प्रणाली। पाचन प्रणाली मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम। तो स्टमक एक ऑर्गन है पाचन प्रणाली का, डाइजेस्टिव सिस्टम का। वो बिगड़ना शुरू हुआ तो उसने लक्षण दिखाए। जब तक वो लक्षण या वो बिगाड़ का लक्षण सिर्फ एक ऑर्गन तक सीमित है पाचन प्रणाली का, तब हम उसको सिम्टम बोलेंगे। लेकिन अगर वो बिगाड़ और उसके रिलेटेड लक्षण स्टमक को छोड़ के भी, स्टमक के साथ साथ इंटेस्टाइन में भी चला गया, लिवर में भी चला गया, तो इसका मतलब अब वो सिस्टम, पूरा सिस्टम का सिम्टम दिखाई दे रहा है। पहले सिम्टम किसका दिखाई दे रहा था? सिर्फ उस सिस्टम के अंदर एक ऑर्गन का जो है स्टमक, लेकिन अभी वो पूरा सिस्टम का सिम्टम दिखाई दे रहा है। कैसे? आप ध्यान से सुने, अगर आपको समझ में आ गया तो ये सर आया लिखिए, नहीं समझ में आया तो मैं फिर से समझाऊंगा, बट अब ध्यान से सुने, एकदम उसको केयरफुली रियलाइज करें। पाचन प्रणाली में प्रॉब्लम मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम एक हो गया, स्टमक में जलन हो रहा है, एसिडिटी हो रहा है, मतलब जलन, एसिडिटी, गैस हो रहा है, वो स्टमक रिलेटेड है। वो क्या पे हुआ? स्टमक रिलेटेड। लेट मी एक्सप्लेन, उसके बाद जनाल जी आप फिर बोलेगा, मेरे को खत्म करने दीजिए। मैच खत्म नहीं हुआ तो हिंदुस्तान पाकिस्तान कौन जीता आप कैसे बोल रहे हैं? मैच तो खेलने दीजिए। तो अब जैसे आपका सिम्टम होने लगा कहाँ पे? स्टमक से। तो आपको सिम्टम किस प्रकार का आ रहा है? इंडाइजेशन मतलब पेट में जलना, एसिड उठना, गैस होना, पेट में ऐसा टाइप का दर्द होना। मतलब आपका जो सिम्टम है, लक्षण है, वो स्टमक तक सीमित है। बट रिमेंबर, स्टमक एक डाइजेस्टिव सिस्टम का एक ऑर्गन है,
बट वो कंप्लीटली डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, बट इट्स अ पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। आर यू विथ मी? जस्ट लाइक वेस्ट बंगाल में बैठा हूं तो पश्चिम बंगाल इंडिया का 29 स्टेट्स का एक स्टेट है, बट पूरा इंडिया ये नहीं है, बट हिंदुस्तान का 29 स्टेट के अंदर ये एक स्टेट है। आर यू विथ मी? आर यू गेटिंग मी? ओके, सो स्टमक भी डाइजेस्टिव पूरा सिस्टम का एक हिस्सा है, राइट? वो एक ऑर्गन है, एक हिस्सा है। जब तक बिगाड़ और उस बिगाड़ का लक्षण मतलब डैमेज और उस डैमेज का सिम्टम स्टमक तक सीमित है, सिर्फ स्टमक तक सीमित है, तो उसको हम सिम्टम बोलेंगे। लेकिन अगर वो डैमेज अब स्टमक के साथ साथ इंटेस्टाइन में भी हो रहा है, लिवर में भी थोड़ा थोड़ा हो रहा है, डिओडिनम में भी हो रहा है, इसोफेगस में भी हो रहा है, फूड पाइप में भी हो रहा है, पैंक्रियास में भी हो रहा है, तो अब उसको वो मल्टीपल सिम्टम्स दिखाएगा। कैसे मल्टीपल सिम्टम्स दिखाएगा? स्टमक बिगड़ने का सिम्टम है एसिडिटी, गैस, रिफ्लक्स आना, दर्द होना। लेकिन इंटेस्टाइन में बिगाड़ होने का सिम्टम है नाभि के नीचे दर्द होना, लूज मोशन होना या कॉन्स्टिपेशन होना, वो इंटेस्टाइन का सिम्टम है। लिवर का भी थोड़ा बिगड़ने का सिम्टम है उल्टी आना। मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया, मैं टेलीग्राम पोस्ट में डालूंगा अलग अलग ऑर्गन्स का बिगड़ने का सिम्टम। लिवर का सिम्टम क्या है? उल्टी आना बिना कारण की, पेट में इधर उधर गैस होना, भूख का अप एंड डाउन होना, कभी भूख लगना, कभी नहीं लगना, कभी बहुत जोर से लगना, कभी बिल्कुल नहीं लगना, वो लिवर का बिगड़ने का सिम्टम है। खाने का पाइप, फूड पाइप भी डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है, उसका सिम्टम क्या है कि खाना खाते ही आपका अटक जाता है छाती में, है ना, खाना उतरता नहीं है, अटक जाते हैं खाने के टाइम, मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, वो फूड पाइप का प्रॉब्लम है, मतलब वहाँ पे कुछ इश्यूज है इसलिए खाना जा नहीं पा रहा है नीचे, अटक जा रहे हैं। इट मीन्स नाउ आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें हर एक जो ऑर्गन है, स्टमक एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन, इंटेस्टाइन एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन, लिवर एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन, पैंक्रियास इज इंपॉर्टेंट ऑर्गन, फूड पाइप इंपॉर्टेंट ऑर्गन, हर एक ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम अपना अपना बिगड़ने का लक्षण दिखा रहा है। स्टमक ने अपना दिखाया, ओके, इंटेस्टाइन ने अपना दिखाया, स्टमक ने अपना दिखाया, मतलब जलन, पेट में दर्द, एसिडिटी, रिफ्लक्स, हिचकी आना, स्टमक ने अपना दिखाया। इंटेस्टाइन ने अपना दिखाया, मोशन का प्रॉब्लम शुरू हो गया, पॉटी जाने का, मोशन होने का, बाउल प्रॉब्लम शुरू हो गया, इंटेस्टाइन ने अपना दिखाया। लिवर ने भी अपना दिखाना शुरू कर दिया कि उल्टी आ रहा है, खाने का भूख इधर उधर हो रहा है, कभी भी खाली पेट में भी पेट में आवाज हो रहा है, कौं कौं करके, ऐसा बहुत लोग खाली पेट में ऐसा आवाज होता है, उसने अपना सिम्टम दिखाना शुरू हो गया। इसका मतलब अब जो सिम्टम है, लक्षण है, वो सिर्फ एक ऑर्गन तक सीमित नहीं है, लेकिन पूरा उस सिस्टम में मौजूद है। तब हम उसको बोल सकते हैं मल्टीपल सिम्टम्स ऑफ द सिस्टम, नॉट ऑफ द ऑर्गन। अब तक मल्टीपल सिस्टम सिम्टम्स ऑफ द ऑर्गन था स्टमक, एसिडिटी, इंडाइजेशन, पेट में जलन, ढकार आना, पेट में दर्द, उसको हम क्या बोल रहे हैं? मल्टीपल सिम्टम्स ऑफ वन ऑर्गन, स्टमक। लेकिन अब हो रहा है मल्टीपल सिम्टम्स ऑफ मल्टीपल ऑर्गन इन द सिस्टम। स्टमक का सिम्टम आना शुरू हो गया, इंटेस्टाइन का मोशन मतलब पॉटी रिलेटेड सिम्टम आना शुरू हो गया, लिवर का उल्टी और गैस बनने वाला सिम्टम आना शुरू हो गया, फूड पाइप का खाना अटक जाने वाला सिम्टम भी शुरू हो गया। इसका मतलब ऑर्गन्स जितने भी है उस सिस्टम में, सबने अपने अपने बिगाड़ने का लक्षण दिखाना शुरू हो गया। सो वी विल कॉल इट मल्टीपल सिम्टम्स ऑफ मल्टीपल ऑर्गन्स इन वन सिस्टम। इस पूरा चीज को बोलते हैं सिंड्रोम। आर यू विथ मी? आर यू गेटिंग मी? इसी को बोलते हैं सिंड्रोम। सिम्टम, जब एक ऑर्गन का मल्टीपल सिम्टम दिखाई देता है उसको हम बोलते हैं उसको बिगड़ने का सिम्टम। लेकिन जब एक ही सिस्टम में कई सारे ऑर्गन का बिगड़ने का सिम्टम दिखाई देता है तब उसको हम बोलते हैं सिंड्रोम। आपको समझ में आया? अब मैं आपको और एक आसान एग्जांपल से समझाता हूँ, एकदम आसान एग्जांपल से, एकदम आउट ऑफ मेडिकल साइंस एग्जांपल से, जो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ओके जैसे मैं बोला, मैं पश्चिम बंगाल में बैठा हूँ। इंडिया में 29 स्टेट्स हैं, 29 स्टेट्स आर देयर इन आवर कंट्री। तो हिंदुस्तान के अंदर पश्चिम बंगाल एक स्टेट है जिसमें 10 करोड़ लोग रहते हैं, बट इंडिया में टोटल 140 करोड़ लोग ऑफिशियली है और 10 करोड़ अनऑफिशियली ऐड कर लीजिए, जो गिनती में नहीं आते, क्योंकि होता है ना, पूर्व पुरुष का हार्मोन्स थोड़ा ज्यादा ही स्ट्रांग थे और मेहनत बहुत ज्यादा किया होगा, इसलिए तो इतना पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया होगा। सो एनीवे, तो इंडिया में इतना बड़ा पॉपुलेशन है, 29 स्टेट्स हैं। सो इन द 29 स्टेट्स एक स्टेट में बिगड़ना शुरू हो गया, पश्चिम बंगाल में कुछ प्रॉब्लम शुरू हो गया, राइट्स हो गया, दंगा फसाद हो गया, या भूखमरी हो गया, लोगों के पास खाने का कुछ नहीं है, खेती नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं हमारे देश में एक मेजर स्टेट है, पश्चिम बंगाल, उसमें प्रॉब्लम दिखाई दे रहे हैं, तो उसको हम बोल सकते हैं सिम्टम। इंडिया के अंदर
पश्चिम बंगाल में एक सिम्टम दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसा हो गया, उसको बोल सकते हैं हम सिम्टम। अब ऐसा हो गया, वेस्ट बंगाल इज द मेन स्टेट ऑफ ईस्टर्न इंडिया, पूर्व भारत का या नॉर्थ ईस्ट भारत का और पूर्व भारत का कम करके कोलकाता और वेस्ट बंगाल एक मेजर स्टेट है। यहाँ पे सभी स्टेट का, पूर्व भारत का सभी स्टेट का अगर प्रॉब्लम दिखाई देना सेम टाइप का, अलग अलग प्रॉब्लम बट सेम पैटर्न ऑफ प्रॉब्लम दिखाई देना शुरू कर दिया, तो इसको हम बोलते हैं मल्टीपल सिम्टम्स। क्योंकि जितना भी कनेक्टेड है इसके साथ, सब लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, सब लोग के अंदर गड़बड़ दिखाई दे रहा है, तो इसको हम बोल सकते हैं मल्टीपल सिम्टम्स ऑफ मल्टीपल स्टेट्स। इसको हम बोल सकते हैं सिंड्रोम। लेकिन जब ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में भी गड़बड़ी, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में भी गड़बड़ी, सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में भी गड़बड़ी, नॉर्दर्न और साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में भी गड़बड़ी, मतलब पूरा इंडिया में ही गड़बड़ी चल रहा है, तब उसको हम बोल सकते हैं मल्टीपल सिंड्रोम, यानी कि डिजीज। आर यू विथ मी? आर यू गेटिंग मी? जब गड़बड़ी एक स्टेट में हुआ, एक स्टेट में हुआ सिर्फ, तो उसको बोला हमने सिम्टम। जब गड़बड़ी उस जोन में हुआ, ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न जोन ऑफ आवर कंट्री, तब उसको हमने बोला सिंड्रोम। जब वो हर एक जोन ऑफ द कंट्री में हुआ, हेंस पूरा कंट्री में एक ही टाइम में हुआ, तो उसको हम बोलेंगे डिजीज, मतलब मल्टीपल सिंड्रोम। सो व्हाट इज सिम्टम? सिंगल ऑर्गन। मल्टीपल सिम्टम इन मल्टीपल ऑर्गन इज सिंड्रोम। मल्टीपल सिंड्रोम इन मल्टीपल सिस्टम इज कॉल्ड डिजीज। बस इतना सोच लीजिए। आया आपको समझ में? कुड यू एबल टू गेट मी? आपको आया समझ में? नहीं आया तो बोलिएगा, बिकॉज ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कोई भी डिजीज को आप चुटकी में समझ सकते हैं और चुटकी में समझा सकते हैं किसी को, और फिर आपका प्रोडक्ट भी ऑटोमेटिकली लोग बाई करेंगे, मूव हो जाएगा। सो व्हाट वी अंडरस्टैंड, अगर कोई भी एक गड़बड़ी, ओके वन मोर टाइम, सपोज मैं आप मेडिकल साइंस को 5 मिनट के लिए भूल जाइए, मेरा वो कंट्री लेके एग्जांपल को लीजिए, बिकॉज हिंदुस्तान एक बड़ा देश है, बहुत सारा स्टेट है, अलग अलग कल्चर है, कम्युनिटी है, रिलीजन से, सोसाइटीज है, सोचने का तरीका अलग अलग है, फंक्शनलिटी भी अलग अलग है। कोई स्टेट में गेहूं ज्यादा पैदा होता है हिंदुस्तान में, कोई स्टेट में एप्पल ज्यादा पैदा होता है, कहीं पे चावल ज्यादा पैदा होता है, कहीं पे मीट ज्यादा प्रोडक्शन होता है, कहीं पे दूध ज्यादा प्रोडक्शन होता है, लेकिन हर कोई खाने का ही चीज है। आर यू विथ मी? आर यू गेटिंग मी? हिंदुस्तान में 29 स्टेट में कहीं पे गेहूं ज्यादा प्रोडक्शन होता है, कहीं पे चावल ज्यादा होता है, कहीं पे मीट होता है, कहीं पे मछली होता है, कहीं पे अंडा होता है, कहीं पे एप्पल होता है, कहीं पे पाइनएप्पल होता है, लेकिन हर कोई खाने का ही चीज है, इंसान के खाने का ही चीज है जो हर कोई जरूरत है। इट मीन्स all the parts of the country are equally important and contributing to the country. तो आप सोचिए कि गड़बड़ शुरू हुआ एक स्टेट में, एक बड़ा स्टेट में। वेस्ट बंगाल एक बड़ा स्टेट है ईस्टर्न इंडिया का, वेस्ट बंगाल के साथ सिक्किम कनेक्टेड है, बिहार, उड़ीसा, झारखंड सब कनेक्टेड है, तो वेस्ट बंगाल ईस्टर्न इंडिया के एक मेजर स्टेट में आते हैं। पश्चिम बंगाल में गड़बड़ शुरू हुआ। पश्चिम बंगाल में जब तक वो पश्चिम बंगाल तक ही गड़बड़ सीमित है, उसको हम बोलेंगे सिम्टम, कि पश्चिम बंगाल बिगड़ने का सिम्टम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब पश्चिम बंगाल के साथ साथ सिक्किम में, झारखंड में, उड़ीसा में, बिहार में, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स लाइक अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, क्योंकि कोलकाता उनके लिए आसाम एक कनेक्टिंग पॉइंट होता है, जब वो पूरा बिगड़ना शुरू हो गया ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न जोन ऑफ इंडिया में, बिकॉज वो दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तब हम बोल सकते हैं ये तो एक सिस्टम ही बिगड़ गया। बिकॉज इंडिया का पूर्व जोन मतलब नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्टर्न जोन ऑफ इंडिया एक जोन है, तो हम उसको बोल सकते हैं एक सिस्टम है। जब ये पूरा ही बिगड़ गया, तब इसको हम बोल सकते हैं सिंड्रोम। जब तक सिर्फ पश्चिम बंगाल बिगड़ा तो उसको बोल रहे थे हम सिम्टम, और जब पूरा पश्चिम बंगाल के साथ बाकी भी पूर्व जोन का, ईस्टर्न जोन ऑफ द कंट्री का स्टेट में भी कुछ बिगड़ना शुरू हो गया, उसको हम बोल सकते हैं जोनल प्रॉब्लम। पहले क्या था? स्टेट प्रॉब्लम, उसके बाद क्या हुआ? जोनल प्रॉब्लम। जोन समझते ना, एक जोनल प्रॉब्लम। फर्स्ट वाज स्टेट प्रॉब्लम, उसके बाद हुआ जोनल प्रॉब्लम। State problem is symptom, zonal problem is syndrome, and all the zonal problems at the same time is multiple syndrome, मतलब disease. जब तक state problem है symptom, जब तक multi state in one zone में problem है syndrome, जब multiple zone problem in one time है बोलते हैं हम disease. Are you with me? Are you getting me? आया समझ में? अभी आपको समझ में आया या नहीं आया? हाँ नहीं आया सर समझ में, बोल सकते आया तो बोलिए, बिकॉज एक क्रिटिकल टॉपिक है, लेकिन आपने समझ के किसी को समझा दिया, 10-15 मिनट लगता है उसको समझाने में, आसान एग्जाम्पल में वो समझ जाएगा, आपका प्रोडक्ट जो बोलेंगे वो ले लेगा, क्योंकि उसको समझ जाएगा मुझे भाई प्रोडक्ट तो चाहिए, बचने के लिए मुझे प्रोडक्ट चाहिए, राइट। वरना उसके बॉडी में राइट्स हो जाएगा, दंगा फसाद बॉडी में हो जाएगा, तो समझ सकते क्या होगा? तोड़फोड़ होगा बॉडी के ऑर्गन्स में तोड़फोड़ होगा। सो व्हाट वी अंडरस्टूड इज दैट
जब तक प्रॉब्लम है एक जगह में, एक स्टमक में, एक ऑर्गन में, देन व्हाट वी कैन से, ओके वन मोर एग्जांपल, वन मोर डिफरेंट एग्जांपल, ओके मैं सोचता हूँ, टिक 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 टिक, ओके आई गिव अ बेटर एग्जांपल, अ मोर इजियर एग्जांपल। चलिए ऐसा लेते हैं, एक स्कूल है, अभी ध्यान से सुनिए, अगर ध्यान से सुनेंगे, देखिए आप लोगों को सप्लीमेंट खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है बहुत लोग यहाँ पे सप्लीमेंट नहीं खाते हैं। सप्लीमेंट किसी का बहुत इंटेलिजेंस नहीं बढ़ाता है, तो लोग सोचते हैं सप्लीमेंट खाने से, न्यूट्रोसिटिकल या विटामिन खाने से इंटेलिजेंस बढ़ता है। ये एकदम साइंटिफिकली राइट नहीं है, लेकिन न्यूट्रोसिटिकल खाने से कोई एक चीज बढ़ता है जो आपका इंडस्ट्री में बहुत काम का है, लेकिन मुझे लगता है बहुत लोगों को शॉर्टेज है। आप सुनना चाहेंगे वो वर्ड का नाम? मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आप न्यूट्रोसिटिकल रोज खाते हैं, विटामिन को रोज इंटेक करते हैं, आपके दिमाग का कोई एक काम बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। वो सिर्फ इंटेलिजेंस और मेमोरी नहीं है, वो बढ़ता है लेकिन वो थोड़ा टाइम लगता है बढ़ने में, क्योंकि कहीं ना कहीं वो डीएनए रिलेटेड होता है। लेकिन कोई एक चीज है जो एक पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ आदमी हो, उसका फटाक से बढ़ जाता है। अगर आप खाएंगे आपका बढ़ेगा, और आपका कैचिंग एंड गिविंग पावर, मैं फिर से बोलो कैचिंग एंड गिविंग पावर, पकड़ना और देना का पावर बहुत बढ़ जाएगा। उस शब्द का नाम है प्रेजेंस ऑफ माइंड, उसको बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। इफ यू हैव अ लैक ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड, आप क्लोजिंग नहीं कर सकते। मैं आपको बोल रहा हूँ, ना आप ओपनिंग कर सकते किसी के साथ, ना आप क्लोजिंग कर सकते। प्रेजेंस ऑफ माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड मतलब सिचुएशन के साथ एक्शन एंड रिएक्शन ऐसे कर रहे हो, क्वेश्चन के अनुसार ऐसे आंसर दे रहे हैं, आप समझ जाइए। एक ही क्वेश्चन का अलग अलग आदमी को अलग अलग आंसर दे रहे हैं, व्हाई? बिकॉज अलग अलग आदमी को अलग अलग चीज समझ में आता है, बट आंसर एक ही थीम का है। इट्स कॉल्ड प्रेजेंस ऑफ माइंड। अगर आप अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं बढ़ाएंगे तो आप किसी का माइंड में इन्फ्लुएंस भी नहीं कर सकते। प्रेजेंस ऑफ माइंड, न्यूट्रोसिटिकल खाइए, प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़ेगा, बिकॉज ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। प्रेजेंस ऑफ माइंड मतलब आपको लग रहा है कि कोई आपके सामने बैठे हो, समझ नहीं पा रहे बट बहुत इंटरेस्टेड है, तो आपको फटाक से कोई और एंगल सब समझा सकते हैं, एग्जाम्पल लेके आ सकते हैं, कैच कर सकते, दे सकते, पकड़ा दिया, फास्ट स्पीड, कैच किया दिया, रिलेट किया। सो काफी टाइम क्या होता है, रिलेशन मतलब क्या होता है, एक दूसरे के रिलेशन, जैसे इंटरेक्शन बिटवीन टू पीपल, द इंटरेक्शन में वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी से मैचिंग करना होता है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग पावर कम है तो उसको आप प्ले में ही समझा पाएंगे। किसी का यहाँ है तो इतना लेवल में समझा पाएंगे, उसको प्रेजेंस ऑफ माइंड बोलते हैं। इट मींस फटाक से करके फटाक से थ्रो भी करना और ऑपोजिट वालों को कैच। न्यूट्रोसिटिकल रोज खाइए, प्रेजेंस बनाइए। मैं जरूर बोलूंगा, अगर आप न्यूट्रोसिटिकल नहीं आ रहे और लोगों को खिलाने का चक्कर में बैठे, खाएंगे नहीं, क्योंकि आपका प्रेजेंस मांगेंगे तो उनके माइंड में डाल ही नहीं गया। फोकस ऑन टेकिंग द ऑडियंस न्यूट्रोसिटिकल, थोड़ा सीरियस होकर खाएं अपना अंदर। अगर आप इंटेलिजेंट फिजिकली बढ़ाएंगे तो लोगों का बढ़ा देंगे। ठीक है, आपको एग्जांपल चाहिए, आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल। ध्यान से सुनिए और रिलेट करें, आसपास रिलेट करें, क्योंकि मुझसे हमारे लीडर्स नेपाल से हैं, सो शायद हिंदुस्तान का ये स्टेट लेवल मैंने जो बोला मे भी आपको एक बार में नहीं समझ में, नो प्रॉब्लम। अब मैं एक जन देता हूँ, ओके टेक दिस। ऐसा सोचिए एक स्कूल है जो आपके घर के आसपास है, स्कूल बड़ा है, तो उसमें क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक पढ़ाया जाता है। क्लास 1 से लेकर 12 तक पढ़ाया जाता है। करीब हर एक क्लास में, मैंने क्लास 1 2 3 4 हर एक क्लास में 100 स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो 12 तक, क्लास 12 तक 1000 स्टूडेंट पढ़ते हैं ना। आप सोचिए ऐसा, अलग अलग ग्रेड में, अलग अलग ग्रेड ऑफ एजुकेशन में। तो ऐसे शुरू हुआ कि वो स्कूल अच्छा चल रहा था, उस स्कूल से अच्छे टॉपर्स भी निकल रहे थे, स्पोर्ट्समैन भी निकल रहे थे, उसमें खेल कूद का सिस्टम भी बहुत अच्छा था, अच्छे अच्छे क्रिकेटर, फुटबॉलर, हॉकी, बैडमिंटन खेलने वाले भी निकल रहे थे, अच्छे स्टूडेंट्स भी निकल रहे थे। उस स्कूल से पास आउट करने वाले लोगों को इंजीनियरिंग में भी चांस मिल रहा था, डॉक्टरी भी पढ़ रहे थे, लॉयर भी बन रहे थे। मतलब उस स्कूल से स्टूडेंट्स जो निकल रहे थे उनके पास डिसिप्लिन भी था, एडुकेशन भी था, स्पोर्ट्स भी था। एक स्कूल में क्या क्या होता है, डिसिप्लिन सिखाया जाता है, एडुकेशन सिखाया जाता है, और इंडिया में ऑलमोस्ट ऑल अच्छे स्कूल में स्पोर्ट्स सिखाया जाता है। स्पोर्ट्स, क्रिकेट, बैडमिंटन, वॉली, कबड्डी, है ना, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल, जो भी स्पोर्ट्स किसी को पसंद है। तो मैं इंडिया का ट्रेंड बोल रहा हूँ, स्पोर्ट्स को बहुत फोकस करते हैं। आप कोई भी एक लाइक सीबीएसई बोर्ड स्कूल में जाइए, वहाँ पे स्पोर्ट्स जरूर होता है, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। तो मैंने बोला 3 पहलू लेते स्कूल में, जिससे स्कूल को मापते थे हम। तो आपके घर से 1-2 किलोमीटर दूर है, आप काफी टाइम वहां से पास करते थे, तो बच्चों को देखते थे, बच्चों को स्कूल से निकलते हुए देखते थे, वेल डिसिप्लिन,
नमस्कार मैम, नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। बहुत वेल डिसिप्लिन। बच्चों को देखते थे हमेशा पढ़ाई लिखाई में फोकस, स्कूल के बाहर भी वो कॉपी में कुछ नोट कर रहे, एक दूसरे के साथ पढ़ाई का बात कर रहे। जब एग्जामिनेशन फिनिश होता था तो आप देखते थे उसी स्कूल से टॉपर निकलते थे, उसी स्कूल से इंजीनियर डॉक्टर भी निकलते थे। तो आप देखते थे स्कूल इज वेरी गुड फैंटास्टिक स्कूल। उस स्कूल से काफी टाइम आपने बहुत लोगों को नेशनल लेवल में क्रिकेटर भी बनते हुए देखा है, फुटबॉलर भी बनते हुए देखा, कोई ना कोई स्पोर्ट्समैन भी बनते हुए, इवन चेस प्लेयर, शतरंज खिलाड़ी भी निकलते हुए देखा है। तो आप ना सब लोग उस स्कूल को एक बहुत ही क्या नजर से देखते, इन टर्म्स ऑफ इट्स डिसिप्लिन, एजुकेशन एंड इवन स्पोर्ट्स, इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। आर यू विथ मी? इसको क्या बोलते हैं हम पूरा चीज को? डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट डेवलप हुआ। ये 5 साल 10 साल से आप देख रहे हैं ऐसे ही चल रहा है स्कूल। अब लास्ट 1-2 साल से आपको क्या नजर आ रहा है? आपको नजर क्या आ रहा है कि क्लास 10-12 के जो बच्चे हैं, माने हायर सेकेंडरी 10-11-12, माने 11-12, 10 के बाद 11-12 आता है हायर सेकेंडरी। जो हायर सेकेंडरी के बच्चे सीनियर, मतलब जो सीनियर लास्ट में लास्ट ग्रेड में जो बच्चे, वो आजकल डिसिप्लिन नहीं है। बाहर निकल के सिगरेट बीड़ी पी रहे हैं स्कूल के बाहर, लड़कियों को बाहर गंदे गंदे यूज कर रहे हैं, जो पहले वाले बैच नहीं करते थे। आप पहले भी तो देख रहे 10 साल से बैच निकल रहे हैं, लेकिन पहले के बैच नहीं कर रहे थे। लास्ट 1 साल से देख रहे क्लास 12 11-12 के जो बच्चे हैं, वो निकल के बीड़ी सिगरेट पी रहे, कोई बाहर शराब भी पी रहे, छुप छुप के लड़कियों को छेड़ रहे, मारपीट कर रहे, गंदे गंदे गाली दे रहे, तंबाकू खा रहे, ऑल सॉर्ट ऑफ बैड हैबिट्स कर रहे, पढ़ाई लिखाई हो भी नहीं रहा है। फिर आपने देखा जब एग्जामिनेशन के टाइम मैक्सिमम कम मार्क्स ला रहे हैं, पहले सब टॉपर होते थे लेकिन सब कम मार्क्स ला रहे हैं। उनके एग्जामिनेशन में या तो फेल हो रहा है या तो मार्क्स कम ला रहे, फेल तो दूर की, सब मार्क्स लाते थे और बहुत बढ़िया। तो आपने देखा कि उसका हायर सेकेंडरी जो है, हायर सेकेंडरी मतलब 11-12, 10 के ऊपर इंडिया में हायर सेकेंडरी 11-12 को बोलते हैं। शायद नेपाल में भी सिमिलर सिस्टम होगा, राइट? तो उन्होंने देखा, आप सबने नोटिस किया कि 11-12 जो हायर सेकेंडरी है उसमें बिगाड़ है। या तो उसके टीचर में बिगाड़ हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन में बिगाड़ हो सकता है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि सब बच्चों में बिगाड़ हो, 100 बच्चे बदमाश हो, 100 बच्चे की घर में बदमाशी हो, ऐसा तो नहीं हो सकता है। समथिंग इज रॉन्ग इन द स्कूल, इन दैट इन दैट पर्टिकुलर ग्रेड हायर सेकेंडरी। तो आपने ये देखा। लेकिन बाकी क्लास 1 to 10 के बच्चे लोग सब ठीक है ना, बाहर निकल के कोई बीड़ी पी रहा है ना, लड़की छेड़ रहा है ना, गाली दे रहा है, पढ़ाई लिखा में अभी भी अच्छा, स्पोर्ट्स में अच्छा। तो आपने आपने क्या सोचा, किसी ने भी क्या एनालिसिस किया? इसका जो प्रॉब्लम है, बिगाड़ है, ये बी सेकेंडरी में है, बाकी क्लास 1 से 10 में नहीं है। ओके गुड। 6 महीने बाद देखा कि मॉर्निंग शिफ्ट में, ध्यान से सुनिएगा एग्जाम्पल में, मॉर्निंग शिफ्ट में क्लास 1 से 6 के बच्चे पढ़ते हैं और आफ्टरनून शिफ्ट में 6 से लेके 12 के बच्चे पढ़ते हैं, राइट? आपने देखा होगा बहुत सारे बड़े-बड़े स्कूल में मॉर्निंग और आफ्टरनून शिफ्ट होता है। इंडिया में तो बहुत होता है, जिसमें बहुत स्टूडेंट्स होते हैं, एक ही शिफ्ट में सबको अकोमोडेट नहीं कर पाते, बिल्डिंग का भी एक साइज होता है, डिसिप्लिन भी मेंटेन नहीं हो पाता है। तो इंडिया में बहुत सारे स्कूल में मॉर्निंग एंड आफ्टरनून शिफ्ट होते हैं। जैसे आपको बोलता हूँ, मॉर्निंग शिफ्ट मतलब सुबह 8 बजे से लेके दोपहर को 1 बजे तक, और आफ्टरनून शिफ्ट मतलब दोपहर के 1:30 बजे से लेके शाम को 4:30 बजे तक, उसको हम आफ्टरनून शिफ्ट बोलते हैं। सो इंडिया में बहुत सारे स्कूल में मॉर्निंग एंड आफ्टरनून शिफ्ट होता है। मॉर्निंग शिफ्ट में लोअर क्लास के बच्चे को पढ़ाते हैं, क्लास 1 to 6 जूनियर्स को, उसके ऊपर थोड़ा सीनियर बच्चे को, 6 to 12 के बच्चे को या 7 to 12 के बच्चों को आफ्टरनून शिफ्ट में पढ़ाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा, जो आप जब फोटो, एम आई राइट? आप स्कूल में हम लोग क्या पहन के जाते थे छोटे उम्र में? हाफ पैंट। फिर उसके बाद क्या हुआ? फुल पैंट, क्योंकि हम सीनियर बन गए। मैंने क्लास 8 9 10 में फुल पैंट, तब हाफ पैंट पहन के कोई जाता नहीं था, राइट? बट जूनियर लेवल में लोग हाफ पैंट पहन के स्कूल में जाते थे। मैं इंडियन सीबीएसई बोर्ड का रूल बोल रहा हूँ, शायद नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत जगह रूल होगा, नेपाल में भी ये रूल होगा। सो एट द चाइल्डहुड क्या पहन के जाते थे? हाफ पैंट, फिर बन गया फुल पैंट जब आप क्लास 7 8 9 10, बिकॉज वी बिकम सीनियर, वी स्टार्टेड बिकम एडोलेसेंट एंड एडल्ट्स। और क्लास 11-12 में ब्लेजर होता था, हमारे सीबीएसई स्कूल्स में ब्लेजर पहनते थे, नेपाल में भी है। ओके, सो अब आपने नोटिस किया कुछ टाइम बाद कि क्लास 10 11 12 मतलब हायर सेकेंडरी के जो बच्चे लोग हैं वो बिगड़ रहे हैं या बिगड़ गए हैं, लेकिन क्लास 1 से 10 के सब ठीक ठाक है फिलहाल।
आपने आज जितने भी बच्चे लोग क्लास 7 लेके बीड़ी से खिला रहे या फेल भी करें। अब देखिए आफ्टरनून शिफ्ट, अभी भी मॉर्निंग शिफ्ट ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट अच्छा है, आप देख रहे सब लोग। और 6 महीने बाद आपने देखा अब पूरा क्लास 1 से लेके 12 के सभी बच्चे, क्लास 3 का बच्चा हो या क्लास 10 का बच्चा, बाहर निकल के बीड़ी जरूर पकड़ाए, बाहर निकल के लड़की जरूर छेड़ रहे हैं, खराब गाली जरूर दे रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, मारपीट कर रहे हैं। और एग्जाम में सब लोग खराब मार्क्स लाते, चाहे मॉर्निंग शिफ्ट का हो, आफ्टरनून शिफ्ट का हो, क्लास 5 का हो या क्लास 12 का हो। ये चीज वो 100% कर रहा है, बाहर निकल के बीड़ी पकड़ रहा है ना, कोई लेडीज देख रहा है तो उसको छेड़ रहा है, मतलब ऑल सॉर्ट ऑफ नॉटी एक्टिविटीज कर रहा है। ये आपने देखा हर किसी को करते हुए। पहले आपने ये देखा सिर्फ हायर सेकेंडरी को, उसके बाद आपने देखा आफ्टरनून शिफ्ट वाले को, लास्ट में आपने देखा सभी स्टूडेंट को, मतलब मॉर्निंग आफ्टरनून पूरा शिफ्ट को। इसका मतलब पूरा स्कूल को आपने ये देख के, ये पूरा स्कूल स्टूडेंट्स को आपने ये करते हुए देखा। इट मींस फर्स्ट आपने देखा 8 ऑफ द स्टूडेंट्स हुए, ओके। दूसरा आपने देखा एक पैटर्न ऑफ द स्टूडेंट्स को करते हुए, पार्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मतलब हायर सेकेंडरी, पैटर्न ऑफ द स्टूडेंट्स मतलब जो आफ्टरनून शिफ्ट में पढ़ते हैं। लास्ट में आपने देखा ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स को करते हुए, चाहे वो मॉर्निंग का हो या आफ्टरनून को, जूनियर हो या सीनियर हो। Are you with me? Can you get the difference? इसको रिलेट करें, फिर से रिपीट करो। पहले आपने देखा एक पार्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को करते हुए जो एक पर्टिकुलर जोन में है, पर्टिकुलर जगह में, जोन में जगह में है, जो है आपका क्लास 11 12 हायर सेकेंडरी। उसके बाद आपने देखा एक पैटर्न, पैटर्न मतलब जो ऑल द स्टूडेंट्स इन द आफ्टरनून शिफ्ट बिगड़ रहे हैं, यही काम हो रहा है। लास्ट में आपने देखा चाहे वो मॉर्निंग का हो, आफ्टरनून का, क्लास 1 का हो या क्लास 11 का हो, मॉर्निंग का, आफ्टरनून का हाफ पैंट पहनने वाला हो या फुल पैंट पहनने वाला हो, वो सब लोग ही लड़की देख के छेड़ रहे हैं, वो सब लोग बीड़ी पकड़ के बैठा हुआ है, मतलब ऑल सॉर्ट ऑफ नॉटी एक्टिविटी कर रहे हो, सब लोग एग्जाम में फेल कर रहे, खराब मार्क्स ला रहे, मारपीट कर रहे, गाली गलौज दे रहे। इसका मतलब आपने देखा ऑल द स्टूडेंट्स ही बिगड़ गए हैं। पहले पार्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बिगड़ा, उसके बाद वन जोन ऑफ द स्टूडेंट्स बिगड़ा, जोन ऑफ द स्टूडेंट मींस व्हाट, आफ्टरनून शिफ्ट स्टूडेंट्स। उसके बाद ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स बिगड़ा, मतलब एवरी जोन का स्टूडेंट भी बिगड़ा, हायर सेकेंडरी भी, जूनियर भी, सीनियर भी, हाफ पैंट वाला भी, फुल पैंट वाला भी, हर कोई बिगड़ा। मत अब आप बोल सकते उस स्कूल में ही कोई बड़ा बीमारी है, उस स्कूल में ही कंप्लीटली गड़बड़ी है। लेकिन पहले आप ये बोल रहे थे या ये बोल सकते थे इस 11 12 में, मतलब हायर सेकेंडरी के एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में कुछ गड़बड़ी है। सेकंड में आप ये बोल सकते थे ये पूरा आफ्टरनून शिफ्ट का एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ गड़बड़ी है। लेकिन लास्ट में आप ये बोल रहे स्कूल का ही पूरा एडमिनिस्ट्रेशन में गड़बड़ी है। आर यू विथ मी? पहले आप क्या बोल रहे थे, हायर सेकेंडरी के एडमिनिस्ट्रेशन में गड़बड़ी 11 12 में। उसके बाद आप क्या बोल रहे थे, आफ्टरनून शिफ्ट का एडमिनिस्ट्रेशन में गड़बड़ी है। लास्ट में आप क्या बोल रहे, पूरा स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ गड़बड़ी है, पूरा स्कूल में कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ है। तो ऐसा सोचिए जो 11 12 का जो हम बात बोल रहे थे, एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ बच्चों को हो रहा था, मतलब पार्ट ऑफ बच्चों को हो रहा था, इसको हम बोल सकते हैं सिम्टम, ओके। जब हम कंप्लीटली आफ्टरनून शिफ्ट का बात करें, मतलब एक जोन को हो रहा है या एक सिस्टम में पूरा हो रहा है। आफ्टरनून शिफ्ट वाज ए सिस्टम, मॉर्निंग शिफ्ट वाज अनदर सिस्टम। बट जब प्रॉब्लम हो रहा था आफ्टरनून शिफ्ट का एक पर्टिकुलर हिस्से में, उसको बोलेंगे हम सिम्टम। जब पूरा ही आफ्टरनून शिफ्ट में हो रहा है, मतलब एक सिस्टम में हो रहा है, तब हम बोलेंगे क्या, सिंड्रोम। और जब हर एक सिस्टम में हो रहा है, मॉर्निंग शिफ्ट हो या आफ्टरनून शिफ्ट हो या किंडरगार्टन हो, उसमें ही गड़बड़ी चल रहा है, इसका मतलब हम बोलेंगे डिजीज, जो हर सिस्टम को घेर चुका है, जैसे कि डायबिटीज, जैसे कि डायलिसिस, जैसे कि कैंसर, जैसे कि टीबी। ऐसे सोचिए जो हर एक को घेर चुका है, जैसे कि यूरिक एसिड, जैसे कि नर्वस प्रॉब्लम सिस्टम, तब हम उसको बोल सकते हैं डिजीज। जब वो प्रॉब्लम ने किंडरगार्टन के बच्चे से लेकर क्लास 12 के बच्चों को इफेक्ट किया, वो एडमिनिस्ट्रेशन का डिफेक्ट सिर्फ एक पार्ट ऑफ द स्कूल को नहीं, एक पार्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को नहीं, एक सिस्टम ऑफ स्टूडेंट्स को नहीं, एक शिफ्ट ऑफ स्टूडेंट्स को नहीं, कंप्लीट स्टूडेंट्स को इफेक्ट किया, तब हम बोल सकते हैं इट इज अ डिजीज। जो एक जगह होता है तो हर जगह, मतलब पूरा जगह ही वो डिजीज इफेक्ट करता है। जस्ट लाइक हाई ब्लड शुगर, डायबिटीज, जस्ट लाइक हाई कोलेस्ट्रॉल, हर जगह ब्लॉकेज मार सकता है, आपका पैर भी सून कर सकता है, आपका माथा भी सून कर सकता है, आपकी आंखें भी खराब कर सकता है। सो व्हाट वी कैन, जैसे कि यूरिक एसिड, वो दर्द हर जगह देगा, माथा में भी देगा, पैरों के नीचे में भी देगा, उंगली में भी देगा, पैरों की उंगली में भी देगा। इट मीन्स व्हाट वी कैन से इज दैट when the damage and the lakshan of the damage is in a one particular concentrated area, that is called symptom, okay। सोचिए स्टमक क्या है,
क्लास 11-12 का बच्चा, ओके, स्टमक के हायर सेकेंडरी के बच्चे, उसमें बिगड़ हुआ तो क्या बोला हम, स्टमक बिगड़ने का सिम्टम, बट वो अभी भी एक ऑर्गन है। जब आफ्टरनून शिफ्ट में पूरा हुआ तो हम बोल सकते स्टमक, इंटेस्टाइन, डिओडिनम, पैंक्रियास, लीवर सब में हुआ, मतलब सिस्टम में हुआ। जब मतलब वो एक सिस्टम में हुआ आफ्टरनून शिफ्ट, जब मॉर्निंग शिफ्ट का भी हो रहा है, आफ्टरनून शिफ्ट का भी होगा, किंडरगार्टन का भी हो रहा है, जो बच्चा अभी ऐसे जा रहा है वो भी बीड़ी पकड़ के बैठा है, जो बच्चा 2-3 साल का है वो भी बीड़ी पकड़ के खड़ा है, लड़की देख के छेड़ा, मतलब बहुत बड़ा ही कुछ गड़बड़ है, तब उसको हम बोल सकते हैं डिजीज। आर यू एबल टू गेट मी? थोड़ा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, बट आई होप आपने एग्जाम्पल से समझ पाए। ये चीज को समझना, सिस्टम सिंड्रोम को समझने में मेडिकल स्टूडेंट्स को 1-1 साल लग जाता है एंड फाइनली अंडरस्टैंड करने में डिफरेंस, बट आई होप कि आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आए। मैं नहीं बोल सकता हूँ कि पूरा समझ में आए, थोड़ा बहुत तो समझ में आए। सो ऐसा सोचिए, 11-12 के बच्चे, हायर सेकेंडरी के बच्चे क्या है, स्टमक, क्लास 7, 8, 9, 11 आफ्टरनून शिफ्ट के सब बच्चे, फुल पैंट पहनने वाले सब बच्चे क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम, ओके, उसमें प्रॉब्लम हो रहा है। एंड मॉर्निंग शिफ्ट वाला हाफ पैंट पहनने वाला बच्चा, किंडरगार्टन जो एबीसीडी भी नहीं बोल सकता वो बच्चा, और आफ्टरनून शिफ्ट वाले एडल्ट बच्चे, सब लोगों में ही प्रॉब्लम है, सभी फेल कर रहे हैं, सभी बीड़ी पकड़ रहे हैं, सभी लड़की छेड़ रहे हैं। इसका मतलब स्कूल में प्रॉब्लम है, पूरा स्कूल में प्रॉब्लम है, मतलब डिजीज स्कूल में है। पहले हम बोल रहे थे डिजीज एक डिपार्टमेंट में है, फिर हम बोल रहे हैं डिजीज एक कंप्लीटली एडमिनिस्ट्रेशन में है, अब हम बोलेंगे डिजीज पूरा स्कूल में है। आर यू एबल टू गेट मी? ऐसे ही सोचिए, दिस इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिस्टम एंड सिंड्रोम। एक ऑर्गन में है या एक हिस्से में है सिम्टम, पूरा एक सिस्टम में है, राइट, सिंड्रोम, और फाइनली पूरा बॉडी में फैल चुका है डिजीज। आर यू क्लियर? क्या आप समझ पाए? इज एवरीवन क्लियर? मुझे पता है ये मैं बोले 1 साल मेडिकल स्टूडेंट्स को लगता है इस पूरा समझने में। अगर आप इसका 20% भी समझ पाएंगे, आप सबको हैट्स ऑफ, मैं इतना बोलना चाहूंगा। आप सबके लिए फिर से गिफ्ट होगा, जैसे पेन हुआ था लास्ट टाइम, फिर से गिफ्ट होगा अगर सब लोग सच में समझ पाए। आप सब लोग समझ पाए, मुझे खुश करने के लिए तो नहीं बोल रहे हैं, सच में समझ पाए ना। मुझे खुश करने के लिए मत बोलिए, खुद का खुश होने के लिए बोलिए, राइट। मुझे खुश करने के लिए हाँ सर आपको, मतलब आप सर खुश हो जाएंगे हम समझ पाए, ऐसा नहीं, आप खुद खुश होना चाहिए, है ना। आप जब मार्केट में जाएंगे, किसी को समझाएंगे, क्लोजिंग होगा, आपका प्रोडक्ट मूव होगा, तो ऑटोमेटिकली आप खुश होंगे ना, वो स्माइल होना चाहिए, राइट। सो थैंक यू, आप लोग समझ पाए, दैट्स वेरी गुड। यू हैव टू ट्राई, एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़ाना, न्यूट्रिशिकल ज्यादा करके खाइए, है ना, फटाफट दिमाग चलने लगेगा, एग्जाम्पल भी आपको ही फटाफट फटाफट आने लगेगा, कहीं से भी आप लेके आओगे। So this is the meaning of actually the symptom, syndrome and disease. So in very medical language को मैं थोड़ा सिंपली बोल रहा हूँ, मुझे यूज करना होगा मेडिकल लैंग्वेज। इवन हमारे मार्केटिंग सर रंजीत सर भी डेफिनेटली नोट डाउन करें, ताकि आपको कभी कोई फॉलो अप का जरूरत, आप मेरे से नहीं पहुंच सकते, सर लोगों तक पहुंच सकते हो, मेरे चैनल में भी ऑलवेज देते रहता हूँ। सिम्टम इज अ डैमेज ऑफ ए ऑर्गन, सिंड्रोम इज अ डैमेज ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स जिसको हम बोलते हैं सिस्टम, and disease is the damage in many systems comprised of many organs. So just take a example. अब ऐसे एग्जाम्पल सोचिए, पैंक्रियास एक डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है, तो पैंक्रियास में जब डैमेज हुआ तो हम बोल सकते हो पैंक्रियास का सिम्टम हुआ, पैंक्रियास का डैमेज हुआ पहले। लेकिन पैंक्रियास का डैमेज होने की वजह से इंसुलिन प्रॉब्लम हुआ, इंसुलिन प्रॉब्लम होने से ब्लड शुगर एक्युमुलेट हो गया ब्लड में, और हर नस से जैम हो गया, ऑल द ब्लड वेसल्स जाम हो गया, जाम हो गया मतलब ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाया। तो जब ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाया ठीक से, बिकॉज ब्लड शुगर जम गया, तो लीवर में भी ब्लड नहीं पहुंच रहा है, हार्ट में भी नहीं पहुंच रहा है, पैरों में भी नहीं पहुंच रहा है, आंखों में भी नहीं पहुंच रहा है, आपके सेक्स ऑर्गन में भी नहीं पहुंच रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, प्रॉब्लम सबसे पहले शुरू कहां पे हुआ, एक ऑर्गन में, सो सिम्टम ऑफ द ऑर्गन, लेकिन अब वो फैल गया पूरा सिस्टम में, एक सिस्टम में, कुछ टाइम बाद वो फैल गया हर सिस्टम्स में, तो अब उसको हो गया डिजीज, because it is affecting, first it was affecting one organ, now it affected one system, now it is affecting every system, so it become a disease, very dangerous diabetes. आप इस तरीके से सोचिए। ट्यूमर कैंसर के एग्जांपल देता हूं, मैं फिर से एक चीज बोल रहा हूँ, ट्यूमर कैंसर मतलब मैं हम अपने प्रोडक्ट के साथ रिलेट करके नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज वी आर ऑन मीडिया, हम ट्यूमर कैंसर के ऊपर कोई सप्लीमेंट रिलेटेड ओपनली नहीं बोल सकते, इसलिए मैं क्लियर कर देता हूँ कि मैं यहाँ पे ट्यूमर कैंसर को समझा रहा हूँ, हमारे प्रोडक्ट ट्यूमर कैंसर में काम करते, ये नहीं समझा रहा हूँ, ये नहीं बता रहा हूँ, जस्ट फॉर योर नॉलेज ऑन द एयर, एंड ऑफ द एयर भी हमें आपको कुछ और अच्छे से दूसरे तरीके से समझा पाऊंगा। सो ट्यूमर मीन्स अनवांटेड एंड अनकंट्रोल्ड ग्रोथ इन सम प्लेस ऑफ द बॉडी। सोचिए लंग्स में हुआ,
फेफड़ों में हो। फिर से बोल रहा हूँ, वर्ड को अच्छे से सुनिए क्योंकि मैं इसको हिंदी में नहीं बोल पाऊंगा। अनकंट्रोल्ड एंड अनवांटेड। अनकंट्रोल मतलब जो कंट्रोल के बाहर चला गया, अनवांटेड मतलब जो जरूरत नहीं है। बॉडी का कोई भी एक ऑर्गन में अनकंट्रोल्ड हुआ मतलब हम उसको संभाल नहीं पा रहे, बट वो ग्रो होते जा रहे हैं, नहीं, अनवांटेड, जरूरत नहीं है। मतलब सेल्स का ग्रोथ होना चाहिए लंग्स में 100 सेल पर डे, बट हो रहा है 500 सेल्स पर डे। जरूरत है 100 तक ही, उसके ऊपर होना प्रॉब्लम है, तो अनवांटेड हो गया ना। कभी बोलते ना, इंग्लिश में बोलते आपने सुना अनवांटेड गेस्ट, राइट? यू नो दिस वर्ड अनवांटेड गेस्ट। हिंदी में बोलते हैं मेहमान, तो गेस्ट बोलते हैं। रंजीत सर, कैन यू हेल्प मी, अनवांटेड गेस्ट को क्या बोलेंगे हिंदी में? हिंदी में बोलेंगे बिन बुलाए मेहमान। बिन बुलाए मेहमान, करेक्ट, थैंक यू रंजीत सर। बिन बुलाए मेहमान। तो बिन बुलाए मेहमान क्या होता है? कोई बिन बुलाए मेहमान मतलब ऐसा जो आके आपका सब कुछ खा भी लेगा, आपका कुछ कपड़ा अच्छा है वो भी उठा के लेके जाएगा, है ना? आपका कोई बाईसाइकिल पर है वो भी उठा के लेके जाए, तुम्हारा तो दे दो ना कुछ टाइम के लिए, है ना? तुम्हारा मेरा कहीं शादी है, मेरा इन्विटेशन है शादी का, तुम्हारा जितना भी गहना है दे दो ना। वो होता है बिन बुलाए मेहमान, जिसको कोई चाहता नहीं है, अनवांटेड गेस्ट, बिन बुलाए मेहमान। तो आप सोचिए ट्यूमर क्या है, कैंसर तक नहीं जा रहा, ट्यूमर को समझिए। अब बॉडी का कोई भी एक ऑर्गन में, आप स्टमक ले लो, लीवर ले लो, पैंक्रियास, इंटेस्टाइन, सेक्स ऑर्गन, ब्रेन, कोई चीज ले लो, हर ऑर्गन में सेल्स का ग्रोथ होता है, सेल्स का डेथ होता है। सो सेल्स का ग्रोथ का जरूरत है 100 सेल्स ग्रोथ पर डे। तो वो वांटेड है, एक्सेप्टेड है, एप्रिशिएटेड है, लव्ड है, नीडेड है। आर यू विथ मी? आए आपको समझ में? फिर से बोल रहा हूँ, 100 सेल्स पर डे का ग्रोथ कोई एक ऑर्गन में वांटेड है, एक्सेप्टेड है, एप्रिशिएटेड है, रिसेप्टेड है, लव्ड है, नीडेड है। ठीक है, जरूरत भी उसको लोग वही चाहिए, इसलिए प्यार भी मिल रहा है, और जल्दी हाँ 100 हो जाओ, सब लोग वही चाहते हैं। इसका मतलब एक्सेप्टेड, नीडेड, वांटेड, लव्ड एंड केयर्ड, वो हो रहा है 100 सेल्स पर 100 सेल्स ग्रोथ पर डे। इट्स एग्जांपल। लेकिन अभी ऐसा हो गया कि 100 के जगह 500 होने लगा। 100 के जगह लंग्स में 500 सेल्स पर डे ग्रोथ होने लगा, चाहिए था ओनली 100। तो क्या हो गया, वो सेल्स का ग्रोथ अनवांटेड हो गया, हमें जरूरत नहीं है उसका। अब कंट्रोल, अगर लंग्स या बॉडी का पूरा सिस्टम या ब्रेन भी इवन उस सेल्स का ग्रोथ को 500 से 100 में नहीं ला पा रहा है खुद से, इसका मतलब हमारा बॉडी उस सेल्स का ग्रोथ को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तब हम क्या शब्द यूज करेंगे? अनकंट्रोल्ड। पहले हमने क्या यूज किया? अनवांटेड। 100 चाहिए, हो रहा है 500, तो एक्स्ट्रा 400 जो है वो तो अनवांटेड हुआ। अनवांटेड मतलब प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली क्रिएट करेगा। अगर आपके घर में कांच है, कांच है मतलब विंडो है, अलमीरा में ग्लास है, बेसिन में ग्लास है, आपके घर में कांच है, वो वांटेड कांच है, मतलब नीडेड मतलब वांटेड कांच है। लेकिन कोई कांच का टुकड़ा, टूटा टूटा टुकड़ा आपके फ्लोर में गिरा है, कोई कांच का टूटा हुआ टुकड़ा आपके फ्लोर में गिरा है, वो अनवांटेड है, वो वांटेड है या अनवांटेड है? आप मुझे बताइए। आप अभी कोई कांच का टुकड़ा जो आपके विंडो में, वो बहुत वांटेड है, लव्ड है, एप्रिशिएटेड है, कोई पत्थर ना मार दे आप वो सोचते हो। लेकिन वो कोई ऐसा कोई कांच का पीस या टुकड़ा आपके फ्लोर में गिरा है, वो वांटेड है या अनवांटेड है? आप ये सोच रहे हो कोई लेके चला जाए, भाई कोई साफ करके लेके चला गया, वो अनवांटेड है। बिकॉज वो आपको क्यों अनवांटेड है? बिकॉज आप उसमें पैर आपका जा सकता है, आपके घर में कोई बच्चे का पैर जा सकता है, कोई मैडम का सर का पैर जा सकता है, पैर में चुभ सकता है, गिर के माथा में भी चुभ सकता है, स्किन में भी चुभ सकता है, मतलब वो अनवांटेड हो गया। बिकॉज इट इज डूइंग सम हार्म और इट कैन डू सम हार्म। आइदर इट इज डूइंग सम हार्म, ऑलरेडी कुछ खराब कर रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है, प्रॉब्लम कर सकता है, तो आपके लिए क्या हो गया? हार्मफुल या पोटेंशियल हार्मफुल। वन मोर टाइम, क्या हो गया? हार्मफुल या पोटेंशियल हार्मफुल। हार्मफुल मतलब जो ऑलरेडी हानि पहुंचा रहा है, पोटेंशियल हार्मफुल मतलब जो श्योरली हानि पहुंचाएगा। अभी पहुंचा है नहीं, श्योरली पहुंचाएगा। अभी तक पैर में चुभा नहीं हो कांच, लेकिन श्योरली चुभेगा, कभी ना कभी तो चुभेगा। हर टाइम तो दिमाग में नहीं रख सकते यहाँ पे कांच है, इस एंगल से चलो, इस एंगल से चलो, कभी कभी ऐसे ही आप चलने लगोगे पैर में कांच चुभ जाएगा, इसका मतलब वो अनवांटेड है। वही कांच जो आपके विंडो में इतना वांटेड है, इतना रिसेप्टेड एंड लव्ड है, सेव्ड है, केयर्ड है, पूछ भी रहे उसको बाहर 2 दिन में कॉलिंग लगा लगा के, कोई पत्थर मार दिया, कोई बच्चा लोग बॉल बॉल खेल रहे हैं, आपके कांच में आके लगा, ए तूने मेरा कांच पे क्यों मारा रे, ऐसे चिल्लाने लगते हैं। लेकिन आप सोच रहे ये कांच कोई लेके चला जा भाई, क्योंकि मेरे पैरों में चुभ के लग जाएगा। सो वही कांच जो वहां पे इतना वांटेड है आपके विंडो में, आपके पैरों, आपके फ्लोर में बहुत ज्यादा अनवांटेड है।
सो इसका मतलब अनवांटेड चीज मतलब which is harmful और potential harmful, ये दोनों वर्ड थोड़ा अलग है। हार्मफुल और पोटेंशियल हार्मफुल, दे आर टू डिफरेंट वर्ड्स, प्लीज माइंड दिस वर्ड्स। हार्मफुल मतलब जो अभी हानि पहुंचा रहे हैं, पोटेंशियल हार्मफुल मतलब अभी तक हानि तो नहीं पहुंचाया है लेकिन 100% पहुंचाएगा। हार्मफुल कांच, कांच हार्मफुल है मतलब चुभ गया है पैर में ऑलरेडी, हार्मफुल। या पोटेंशियल हार्मफुल मतलब अभी तक तो चुभा नहीं लेकिन 100% कुछ ही टाइम में चुभेगा पैर में, पोटेंशियल हार्मफुल। अब ट्यूमर सेल्स में आते हैं। लंग्स में या कोई भी ऑर्गन में ले लीजिए, मैं लंग्स का पकड़ता हूँ। लंग्स में सेल्स का ग्रोथ शुरू हुआ, अनवांटेड, क्योंकि 100 चाहिए था, ग्रोथ हो रहा है 500, मतलब वो तो अनवांटेड हो गया। अनवांटेड क्यों हो गया? बिकॉज ब्रेन को पता है, जो हमारा मास्टर हेड ऑफिस है, हमारे बॉडी का पूरा फेनोमेनन को पता है कि 100 के जगह 500 सेल्स जो हो रहा है वो जरूरत से बहुत ज्यादा हो रहा है। ये 400 सेल्स जरूरत नहीं है क्योंकि ये हानि पहुंचा रहा है या तो अभी या तो पहुंचाएगा कभी। आर यू विथ मी? वो जो 400 100 की जगह जो 500 हुआ, मतलब 400 जो एक्स्ट्रा सेल्स का ग्रोथ हुआ, वो या तो हानि पहुंचा रहा है अभी या तो पहुंचाएगा श्योरली कभी, मतलब पोटेंशियल हार्मफुल या तो करेंटली हार्मफुल। सो इसका मतलब हो गया वो अनवांटेड। अब क्या करेगा? बॉडी का खुद का एक इम्यून सिस्टम होता है, बॉडी का खुद का एक ओरिजिनल पावर होता है। हर इंसान का, हर प्राणी का एक ओरिजिनल पावर सिस्टम होता है, ब्रेन विद ऑल द ऑर्गन्स कनेक्टेड। वो कोशिश करेगा सेल्स के ग्रोथ को खुद डाउन करने के लिए। याद रखिएगा, जब आप टायर्ड होते हो, आपको नींद, आप जब पूरा दिन मेहनत करते हो, आपको नींद, माने आप टायर्ड होते हो, 8 घंटे भाग दौड़ काम काज किया तो आप स्ट्रेस फिजिकली मेंटली, तो आपका ब्रेन क्या होता है? टायर्ड टायर्ड दिखाता है। आप सो जाते हो 4 घंटे, 4 घंटे बाद फ्रेश होकर उठते हो और 14 घंटा काम करने के लिए, मतलब बॉडी के पास अपना दिमाग है। बोलते हैं ना, अपना दिमाग यूज करो। शरीर का पूरा एनाटॉमी फिजियोलॉजी पर अपना दिमाग है, कैसे रिकवर करना है। तो उसने क्या कर दिया? आपको इतना टायर्ड कर दिया ब्रेन ने कि आपने बोल दिया भाई मुझे अभी 4 घंटा सोना है, क्योंकि अगर आपने 4 घंटा नहीं सो के और काम करते थे तो आपका श्योरली ऑर्गन डैमेज होता था। इसलिए ब्रेन ने आपको ऐसा हाल में कर दिया, अब आप नहीं कर सकते। आपको 4 घंटे सोना है, 4 घंटे में आप रिकवर होकर 14 घंटे काम कर सकते हैं। इट मीन्स टू, व्हाट आई ट्राइंग टू मीन इज दैट हमारा ब्रेन और बॉडी के पास एक खुद का कंप्यूटर है, जिसको पता है डिलीट कब मारना है, ऑल्ट कब मारना है, कंट्रोल का स्विच कब मारना है, बैक स्पेस कब मारना है, फ्रंट स्पेस कब मारना है। आर यू एबल टू गेट मी? कब कैप्स में लिखना है, कब स्मॉल लेटर में लिखना है। बॉडी के पास अपना एक ब्रेन होता है, अपना एक कंप्यूटर होता है हमारे बॉडी के अंदर। तो बॉडी का अपना सिस्टम और कंप्यूटर ने क्या सोचा, हम लोग इस सेल्स जो अनवांटेड हो रहा है, अनवांटेड जो ग्रोथ हो रहा है, इसको हम बंद कर देते हैं और नॉर्मल लेवल में ला देते हैं। तो बॉडी अपना कार्यक्रम करना शुरू करता है। द बॉडी स्टार्ट्स इट्स ओन पावरफुल एक्टिविटी टू नाउ ब्रिंग दैट 400 सेल्स ग्रोथ बिलो नाउ गेटिंग टू 100। वो 500 से 100 में लाने का कार्यक्रम बॉडी स्टार्ट्स टू डू ऑन इट्स ओन। कोशिश करता है बॉडी अपने सिस्टम से कोशिश करता है, लेकिन कुछ टाइम बाद कोशिश बॉडी का फेल। तो इसका मतलब बॉडी अब खुद से कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे अब? क्या उसको वर्ड को बोलेंगे? अनकंट्रोल्ड। बॉडी ने पूरा कोशिश किया उसको कंट्रोल में लाने के लिए, सेल्स का ग्रोथ को। जो 100 पर डे होना चाहिए वो 500 हो रहा है, उसको बैक टू 100 में लाने का बॉडी ने खुद कोशिश किया, क्योंकि बॉडी ने रियलाइज किया ये अनवांटेड है। तो चलो उसको कंट्रोल करके फिर से 100 में लाते 500 से, लेकिन बॉडी फेल 6 महीने तक। तब हम क्या बोलेंगे? इट इज आउट ऑफ कंट्रोल। ये सेल्स का ग्रोथ लंग्स में आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, मतलब अनकंट्रोल्ड। जब पहले क्या हुआ? अनवांटेड, दैट वो अनवांटेड चीज को कंट्रोल में लाने के लिए बॉडी ने पूरा कोशिश किया, बॉडी फेल, इसका मतलब अब वो अनकंट्रोल्ड। सो अब वो सेलुलर ग्रोथ जो हो रहा है व्हिच इज अनवांटेड एंड अनकंट्रोल्ड, उसको बोलते हैं ट्यूमर। आया समझ में? आर यू एबल टू गेट मी? आप बोलते हैं ट्यूमर, माय गॉड ट्यूमर समझने के तो ऑन्कोलॉजिस्ट होना है, ट्यूमर समझने का तो यार जर्मनी रशिया में जाकर पढ़ना होगा। इतना डिफिकल्ट नहीं यार, आपको बस थोड़ा मेहनत करना है मेरे साथ, यू गोइंग टू अंडरस्टैंड लाइक दिस एंड यू कैन इवन टीच इट लाइक दिस। सो ट्यूमर क्या हुआ? मैंने क्या वर्ड यूज किया? अनवांटेड एंड अनकंट्रोल्ड। राइट? जो जरूरत नहीं था वो चीज हो रहा था, 100 की जगह 500 हो रहा था। जो बॉडी को जरूरत नहीं था उल्टा हानि पहुंचा रहा था, या तो पहुंचाने वाला है, या तो अभी पहुंचा रहेगा तो पहुंचाएगा कभी। तो बॉडी ने अपना पूरा जान लगा दिया, ब्रेन ने, बॉडी ने, ग्लैंड्स ने, हार्मोन्स ने, इम्यून सिस्टम में, व्हाइट ब्लड सेल्स, जो भी बॉडी का मैकेनिज्म्स ने अपना पूरा जान लगा दिया उस सेल्स का ग्रोथ का डाउन करके 5 कंट्रोल में लाके 500 से 100 में ले आना। बॉडी फेल,
6 महीना कोशिश में बॉडी फेल। अब बॉडी खुद से कंट्रोल में नहीं लेके आ सकता है, इसका मतलब वो सेलुलर ग्रोथ इज नाउ आउट ऑफ कंट्रोल। सो हम उसको बोल सकते हैं अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। क्या बोलेंगे उसको? अनकंट्रोल्ड ग्रोथ एंड अनवांटेड। अनवांटेड तो था, अनवांटेड था बोल के उसको कंट्रोल नहीं किया कर पाए तो उसको हमने बोला अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। सो व्हाट इज ट्यूमर? It's unwanted and uncontrolled growth of cells in certain part of the body, not all part of the body. ध्यान से सुने, it's unwanted and uncontrolled growth of cells in certain part of the body, not all part of the body. Please इसको मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्लियर है तो चैट में लिखिए, बिकॉज ये बहुत कंफ्यूजिंग मैटर हो सकता है, किसी को गलत मत बोल दीजिए, लोग हंसेंगे। ट्यूमर इज unwanted and uncontrolled growth of cells in certain part of the body, in a particular organ, not in the whole body. दोनों में डिफरेंस है, राइट? सेकेंड है ट्यूमर कहाँ पे हुआ, मैंने लंग्स का एग्जांपल दे रहा था। लेट्स से ट्यूमर लेफ्ट लंग्स, आपके बायां फेफड़े में होना शुरू हो गया। इट मींस अनवांटेड सेल्स ग्रोथ हुआ जिसको बॉडी कंट्रोल नहीं कर पाया, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स हो गया, मतलब एक ट्यूमर डेवलप हुआ। कहाँ डेवलप हुआ? लेफ्ट लंग्स में, राइट में भी नहीं गया, सिर्फ लेफ्ट लंग्स में है। दो लंग्स है ना, राइट एंड लेफ्ट, सिर्फ लेफ्ट लंग्स में, वो राइट में भी नहीं गया। तो हम उसको अभी तक भी क्या स्टेटस दे सकते? ट्यूमर। अभी तक उसको मेडिकल में क्या बोल सकते? ट्यूमर। अभी तक उसको क्या समझ सकते? ट्यूमर। सो दैट विल बी कॉल्ड अ ट्यूमर। जब अनकंट्रोल्ड growth and unwanted growth of cells is happening in one organ of the body, one particular part of the body, उसको बोलते हैं हम ट्यूमर। लेकिन जब वो ट्यूमर का जो मैकेनिज्म है अनवांटेड एंड अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, वो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में चला गया, दूसरे से तीसरे, तीसरे में चौथा, करते करते पूरा बॉडी में फैल गया, तब उसको बोलते हैं कैंसर। आर यू एबल टू गेट मी? फिर से बोल रहा हूं, जब ट्यूमर मतलब क्या हुआ? अनवांटेड एंड अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स इन वन पर्टिकुलर ऑर्गन ऑफ द बॉडी और वन पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी, वो ट्यूमर का स्टेटस रखता है, वो स्प्रेड नहीं कर रहा है, लेफ्ट लंग से राइट लंग्स में भी नहीं आ रहा है, लेफ्ट लंग्स के उसी जगह में सीमित है, दर्द भी दे रहा है, प्रॉब्लम भी दे रहा है, तो उसी जगह को दे रहा है, आपके उसके बाजू वाले लंग्स को भी नहीं दे रहा है। पेट किडनी तक तो पहुंचना छोड़ दीजिए, उसने बाजू वाला लंग्स को भी नहीं दिया है, मतलब उसको हम बोल सकते हैं ट्यूमर। लेकिन जब वही अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, अनवांटेड ग्रोथ ऑफ सेल्स का जो ये सिस्टम है, मान ये तरीका है, ये मैकेनिज्म है, फेनोमेनन, जो भी बोलना चाहे, ये जब फंडा बोलते ना, ये फंडा चल रहा है, जब ये फंडा अब लेफ्ट लंग से राइट लंग्स में भी आ चुका है, यहाँ से यहाँ पे भी आ चुका है, यहाँ से पेट में भी, स्टमक में गया, इंटेस्टाइन में गया, लिवर, किडनी, पैंक्रियास, हार्ट, सेक्स ऑर्गन्स, ब्रेन तक भी चला गया। इसका मतलब ट्यूमर अपना कंपाउंडिंग कर रहा है। ट्यूमर क्या कर रहा है? अपना कंपाउंडिंग कर रहा है, अपना कॉलोनी बसा रहा है। ट्यूमर क्या कर रहा है? अपना कॉलोनी बसा रहा है। तब उसको बोलेंगे, उस कॉलोनी को हम बोलेंगे कैंसर। बोलते ना कॉलोनी बसा लिया, एक कोई आए, ब्रिटिश, अंग्रेज हिंदुस्तान में आए, एक जगह में आके हर एक जगह में कॉलोनी बसा लिया, पूरे एशिया में कॉलोनी बसा लिया, हाँ, हर एक को अपना कर लिया। पूरे अफ्रीका में एक जगह में जाकर हर जगह कॉलोनी बसा लिया, राइट? तो एक जगह में बैठा, एक जगह से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा करते, तो उसने हर जगह बैठा लिया, तो उसको बोल सकते हैं हम कैंसर। और जब एक ही जगह बैठा हुआ है, प्रॉब्लम एक ही जगह तक सीमित है, तो उसको बोल सकते हैं ट्यूमर। इसका मतलब जब अनवांटेड ग्रोथ, मतलब जरूरत नहीं है उतना सेल बन रहे हैं, और आउट ऑफ कंट्रोल सेल्स बन के एक प्रॉब्लम कर रहे हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर जगह और ऑर्गन में कर रहे हैं, उसको बोलते हैं ट्यूमर। लेकिन वही चीज जब मल्टीपल ऑर्गन्स में होने लगा, मल्टीपल सिस्टम्स में भी होने लगा, उसको बोल सकते हैं हम कैंसर। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्यूमर एंड कैंसर। मैं क्लियर कर रहा हूँ, मैं प्रोडक्ट लेके बात नहीं कर रहा हूँ इसमें। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टीच यू इन सिंपल व्हाट्स ट्यूमर एंड कैंसर क्या है। ये पढ़ने के लिए 1.5 साल लगता है। अगर आपको किसी को पूरी तरह क्लियर नहीं हो रहा है, डोंट फील डिसअपॉइंटेड, बिकॉज ये समझने के लिए 1.5 साल लगता है, प्यार, ये समझने के लिए, पढ़ने के लिए और समझने के लिए। और आई थिंक आप करीब कितना 1.5 मिनट सुन रहे थे या 1.5 घंटा सुन रहे थे। सो वट एवर यू आर लर्निंग, आई मीन यू शुड फील लकी अबाउट इट। सो इतना अंडरस्टैंडिंग में आते हैं दैट व्हाट इज एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन अ डिसऑर्डर एंड